राठौर पैलेस जिसकी शानो शौकत दूर से सबका मन मोहने के लिए काफी थी। वहीं राठौर पैलेस दिल्ली के सबसे अमीर परिवार का घर था। राठौर पैलेस बरसों से आज तक ऐसा ही था, बस इसका रेनोवेशन करा के इसको नया लुक दे दिया गया था। राठौर पैलेस में ना जाने कितनी जेनरेशन आई थी और कितनी गई थी। उनमें से एक थे राणा राठौर, जिनके दो बेटे थे, अभिमन्यु राठौर और राजीव राठौर। इस परिवार में काफी खुशियां थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट में राणा राठौर और अभिमन्यु राठौर की पूरी फैमिली खत्म हो गई। अब पूरा राज्य राजीव राठौर के हाथों में चला गया था और उस दिन से शुरू हुई राठौर के हाथों दुनिया की बर्बादी। अभिमन्यु और दिया दोनों ही अपनी बच्ची को राजीव के हाथों छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब किसी को पता नहीं था उनकी बच्ची कहाँ थी। पता था तो सिर्फ राजीव और रीमा के बच्चों का, जो दिल्ली के रईस थे, जो राजा महाराजा के खानदान से आते थे। राजीव और रीमा का बड़ा बेटा अमेरिका में था और छोटा बेटा इंडिया में। उनकी दोनों बेटियां भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। आज फिर से राठौर पैलेस रोशनियों और फूलों के नहाया हुआ था। ढेर सारी मीडिया और लोग इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि आज राजीव और रीमा का बेटा चेतन वापस लौट रहा था। लड़कियां उससे मिलने को बेताब थी। आखिरकार राठौर परिवार का बेटा और इस राज्य का मालिक वापस लौट रहा था, इसलिए हर तरफ शहनाई की गूंज थी। वहीं महल के अंदर रीमा मनहगी साड़ी में तैयार होकर किसी रानी की तरह अपनी कुर्सी पे बैठी थी और उसके आसपास सर्वेंट्स की फौज सर झुकाए खड़ी थी। रीमा अपनी छड़ी पटकते हुए गुस्से और नफरत से बोली, आज मेरा बेटा सालों बाद घर आ रहा है और तुम्हें अभी भी उस मनहूस की बातें सूझ रही हैं। नहीं खाती तो कोड़े बरसाओ, मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन उसकी गर्दन से पानी का घूंट और निवाला अंदर जाना चाहिए। समझ आया? जिस दिन के लिए उसको जिंदा रखा था वो दिन आने में कुछ ही दिन बाकी है। मुझे वो लड़की कैसे भी सही चाहिए। रीमा ने फिर से छड़ी पटकी और चिल्लाते हुए बोली। रीमा की चीख पे सब जल्दी से इधर उधर हो गए थे, लेकिन रीमा का चेहरा गुस्से से जल रहा था। वहीं राठौर महल की 5वीं मंजिल पे, जहां सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं, उस अंधेरे में एक कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। उस रोशनी में बेहद नाजुक सा वजूद एक पतला सा कंबल लपेट के सोया हुआ था। तभी कमरे में जलती मोमबत्ती अचानक बुझने लगी थी और मोमबत्ती को बुझते देख उस नाजुक से वजूद में एक हरकत हुई थी और उसने जल्दी से अपना कंबल नीचे कर दिया। ये कोई लड़की थी जिसका सुर्ख सफेद रंग लाल हो गया था। उसके लंबे बाल जुड़े में कैद थे। उसकी एवोकेडो ग्रीन आइज हल्की हल्की हिलने लगी थी। ये लड़की कोई और नहीं, कियारा राठौर थी। राठौर फैमिली की इकलौती वारिस, जिसको राजीव और रीमा ने 21 साल से इस तहखाने में कैद किया था, जिसने बाहर की दुनिया सिर्फ अपनी एक खिड़की से देखी थी। इसके अलावा उसको इस दुनिया का कुछ भी नहीं पता था। कियारा के माँ बाप इस दुनिया से तब चले गए थे जब वो महज 2 साल की थी। 2 साल से 5 साल तक उसने अपनी जिंदगी इस महल में काटी थी, लेकिन 5 साल से आज तक वो इस कमरे में कैद थी। उसको नहीं पता था अभिमन्यु और राणा राठौर अपना पूरा राज्य कियारा के नाम कर गए थे, क्योंकि राणा राठौर को बुढ़ापे में इस बात का अंदाजा हो चुका था। राजीव राठौर कोई अच्छा इंसान नहीं थे, लेकिन राजीव राठौर को ये बात राणा राठौर और अभिमन्यु राठौर के मरने के बाद पता चली थी। अब उनके पास कियारा को जिंदा रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए आज तक कियारा इस तहखाने में बंद थी। उसको नहीं पता था ये दुनिया कैसी दिखती है। उसको लगता था ये पूरी दुनिया बस उसकी एक खिड़की के समा चुकी है, इसके अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं। अभी भी मोमबत्ती बुझने से मासूम कियारा खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई थी। कियारा ने खिड़की का पर्दा हटा के सामने देखा तो फिर से उसके सामने वो पेड़ आ गया जिसपे उसकी दोस्त, उसकी छोटी छोटी पर वाली चिड़िया चहचहाती थी। कियारा अपने ख्यालों के गुम थी जब पीछे से किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, किया बेटा आपका लंच। कियारा ने मीठी आवाज पे पीछे देखा तो उसको जानी पहचानी शक्ल नजर आई। एक यही तो चेहरा था जिसको वो बचपन से जानती थी, वरना और 2-3 लोग आते थे वो हमेशा उसको मार के जाते थे। कियारा उस आवाज पे जल्दी से उस औरत के पास जाके उसके गले लग गई। ये औरत जिसका नाम उमा था, बचपन से लेके अब तक कियारा को उन्होंने ही संभाला था। बाहर की दुनिया की 1-2 बातें भी कियारा को उमा ने ही बताई थी। कियारा की नजरों में उमा ही उसकी माँ बाप और सब कुछ थी। आज भी कियारा उमा से रोते हुए शिकायत कर रही थी, मापी देखो ना, फिर से अंधेरा हो गया, अंधेरे से किया डरती है। कियारा ने आंखें मूंद के कहा तो उमा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उमा ने कियारा को देखा, गोरा रंग, पतली सी नाक, गुलाबी होंठ, एवोकेडो ग्रीन आइज, उस पे लंबी और पतली नाजुक सी। कियारा जो एक बार उसको देख के अपना सब कुछ कियारा पे ही लूटा दे, लेकिन आज इस मासूम का राजीव और रीमा ने क्या हाल कर दिया था से सोच के उमा की आंखें भीग गई थी। उमा ने कियारा का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से उसको अपनी तरफ करते हुए बोली, किया आप पहले खाना खाएंगी, उसके बाद यहाँ रोशनी होगी, बताइए खाएंगी ना?
उमा की बात पे कियारा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया तो उमा कियारा को जल्दी जल्दी निवाले देने लगी थी। वो जानती थी अगर आज कियारा ये खाना ना खाती तो फिर से उसके नाजुक बदन पे कोड़े बरसाए जाते। यही सोच के उमा की रूह कांप गई थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था, आखिर कौन ही वो इंसान होगा जो कियारा को यहाँ से निकालेगा, या फिर उम्र भर कियारा बस इस जुल्म को सहती रह जाएगी। स्काई आइलैंड एक बड़े से सोफे पे दो शेर बड़े ही आराम से बैठे हुए थे, जिनमें से एक व्हाइट लेपर्ड और दूसरा ब्लैक पैंथर था। दोनों शेरों के बीच एक आदमी टांग पे टांग रखे बैठा था। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि आसपास बैठे शेर भी खामोशी से अपने मालिक के बोलने का इंतजार कर रहे थे। ये आदमी कोई और नहीं, एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर आरोन वॉर्नर था, जिसके नाम से ही लोग बौखला जाते थे। आरोन वॉर्नर गोरा रंग, डार्क लिप्स, सिल्वर आइज, लंबा चौड़ा बदन, उस पे उसके अब्स जो व्हाइट शर्ट में साफ दिख रहे थे, उसके मैसी हेयर जो उसके माथे पे पड़े थे। आरोन वॉर्नर की आंखें एकदम शांत और कोल्ड थी। उसके हाथों की नसें साफ दिख रही थी। उसके हाथों में दो रिंग्स थी जिन पे शेर बना हुए थे। अभी तक आरोन वॉर्नर को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वो ऐसा नाम था जिसको देखना अपनी मौत के दर्शन करने जैसा था। आरोन वॉर्नर को गैंगस्टर की दुनिया में लोग वॉयलेट डेविल्स के नाम से जानते थे, जिनकी अपनी एक माफिया गैंग थी। किसी को आरोन का असली नाम नहीं पता था। गैंगस्टर के लिए वो सिर्फ वॉयलेट डेविल्स की गैंग का लीडर था। वहीं बिजनेस की दुनिया में आरोन वॉर्नर नाम नहीं, ब्रांड था। ऐसा ब्रांड जिसका टैग कहीं लग जाए तो आदमी हो या कोई चीज वो हीरा बन जाती थी। आरोन वॉर्नर हर साल बिजनेसमैन का खिताब अपने नाम करता आया था। उसके राइवल उसका चेहरा देखने को तड़प जाते थे, लेकिन वो किसी के सामने आने की कोशिश नहीं करता था। आज भी आरोन वॉर्नर अपने आइलैंड पे बैठा सामने स्क्रीन को देख रहा था जो पूरी दीवार पे लगी थी। उसके पीछे उसकी ही गैंग के मेंबर आर्यन, रूहेल, साइमन और राघव खड़े थे जो उसकी उंगलियों को देख रहे थे। स्क्रीन पे रिपोर्टर बड़े ही जोश के वॉयलेट गैंग का जिक्र करते हुए कह रही थी, तो देखा आपने कैसे वॉयलेट गैंग फिर से डायमंड और ड्रग्स लेके गायब हो गए। आखिर कौन है वॉयलेट गैंग? क्या फिर से वॉयलेट गैंग को कोई नहीं पकड़ पाएगा? क्या फिर से वॉयलेट डेविल्स फरार हो जाएंगे? आखिर कितने लोगों की जान ली है वॉयलेट डेविल्स ने? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इतना कह के न्यूज एंकर चुप हो गई थी। तभी अचानक आरोन ने अपना फोन उठाया और सामने स्क्रीन पे दे मारा, लेकिन ना तो स्क्रीन का कुछ बिगड़ा था ना ही फोन का, लेकिन इतना तय था अब किसी की शामत आने वाली थी। स्काई आइलैंड। आरोन गहरी नजरों से स्क्रीन को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने ब्लैक पैंथर पे था। तभी रूहेल धीरे से आरोन के आगे आईपैड करते हुए बोला, आरोन मैंने अच्छे से चेक करा है, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे हमारा शक किसी पे जा सके। आई थिंक शायद इस बार हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रूहेल की बात पे आरोन ने तीखी नजरों से रूहेल को घूरा और अचानक ही उसके चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई। आरोन के खड़े होते हुए ही उसके गार्ड अटेंशन में खड़े हो गए थे, लेकिन आरोन की नजर अपने ब्लैक पैंथर पे थी। राघव जो काफी देर से शांत था धीरे से बोला, आरोन आई थिंक हमें चलना चाहिए। ड्रग्स अपनी सही जगह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आज पेरिस से एक शिप आने वाला है और उसमें कोकेन और वीड्स आने वाली है। राघव की बात पे आरोन ने अपनी नीली नजरें ऊपर उठाई और अपनी गन लोड करते हुए बेहद ही कोल्ड वॉइस में बोला, आधा घंटा 5 मिनट 2 सेकंड, इतना टाइम तो मैंने अपनी जिंदगी में खुद को भी नहीं दिया, लेकिन सोचा था इतने टाइम में अपनी वफादारी निभाओगे और असलियत बताओगे, बट सो सेड यू लॉस्ट योर लाइफ। इतना कह के आरोन ने अपनी गन सामने खड़े गार्ड पे कर दी और एक तेज आवाज प्योर रूम में गूंज गई। आरोन ने सामने देखा तो गार्ड को कुछ भी नहीं हुआ था, वो एकदम ठीक था, लेकिन साइमन की बॉडी नीचे गिर चुकी थी। गिरते हुए भी उसके चेहरे की हल्की मुस्कान सबने देखी थी। राघव हैरानी से बोला, साइमन क्या ये सब साइमन ने किया है? लेकिन आरोन अभी राघव कुछ कहने वाला था जब अचानक ही आरोन ने हाथ उठा के उसको घूरा और गुस्से से बोला, नो मोर क्वेश्चन। आरोन की बात पे सब चुप हो गए थे। आरोन ने अपनी गन वहीं फेंकी और अपने लेपर्ड को देख के उसके सर पे हाथ फेरा और बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में बोला, गो हैव योर डिनर बैड बॉय। इतना कह के आरोन बाहर की तरफ चला गया था और उसके पीछे उसका काफिला भी चल दिया था। थोड़ी देर में आरोन के गहरे कदम एक अंधेरे कमरे में पड़े थे जहां काफी सारे लोगों को बांधा हुए था। आरोन का ऑरा महसूस करके वहां के लोगों के अंदर एक कपकपाहट आ गई थी। सबकी नजरें झुक गई थी। आरोन को देख के सबने अपना सर झुका लिया था। तभी वहां खड़ी लड़की धीरे से सर झुका के बोली, इवनिंग प्रेसिडेंट, ये सब घुसपैठिए हैं जो आज स्काई आइलैंड में घुसते पाए गए हैं। लड़की की बात पे आरोन की गहरी नजरें फिर से ठंडी हो गई और उसने एक नजर सबको देखा। ये दो लोग थे जिनमें एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा हॉट थी और एक लड़का था जो दिखने में ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन यहाँ उनकी हालत गली के कुत्तों के जैसी हो गई थी।
आरोन ने अपने नजरें घुमा के चारों तरफ देखा और गुस्से से बोला, गेट आउट। उसकी बात सुनते ही सब डर से बाहर चले गए थे। अब कमरे में सिर्फ वॉयलेट डेविल्स और वो दो लोग थे। आरोन ने अपने साथ खड़े 3 लोगों को देखा और अपनी किंग चेयर पे बैठते हुए बोला, लेट्स स्टार्ट। उसके कहते ही रूहेल और राघव लड़के की तरफ बढ़ने लगे थे। राघव ने साइड में पड़ा चाकू उठाया और लड़के की तरफ बढ़ने लगा। लड़का डरने लगा था, लेकिन तब तक राघव उसके बेहद करीब पहुंच चुका था। राघव ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और थोड़ी देर में उसके हाथों को नाखून उसके हाथों से जड़ से अलग कर दिए थे। अचानक ही कमरे में दर्दनाक चीख गूंज उठी थी। ये एक ऐसी चीख थी जिससे लड़की भी बुरी तरह चीखने लगी थी। पहले तो वो लड़की खुश थी क्योंकि उसने आज आरोन वॉर्नर को देख लिया। वो आरोन वॉर्नर जिसकी दुनिया दीवानी थी, लेकिन उसको यहाँ आरोन वॉर्नर की पूरी गैंग बहुत ज्यादा हॉट लगी थी। लेकिन उनके कारनामे देख के लड़की की जान निकल गई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही करे। वहीं आरोन बड़े आराम से अपनी चेयर पे अपना सर रखते हुए बोला, हिज स्क्रीम शुड रीच हियर। मुझे अभी भी कोई आवाज नहीं आए। आरोन की बात पे रूहेल ने एक नजर उस आदमी को देखा और अचानक ही उसके जिस्म के हर एक हिस्से को अलग कर दिया। आरोन के चेहरा एकदम सख्त हो गया था। आरोन ने अपना सर उठा के उस आदमी को देखा और फिर गहरी सांस लेके बोला, मैंने कहा था उसकी चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए, तुमने तो उसको चीखने तक का मौका नहीं दिया। आरोन की बात पे रूहेल अपना खून से सना चेहरा साफ करते हुए बोला, क्योंकि उसने स्काई आइलैंड के जानवरों को मारने की कोशिश की है और हमारे लोग या हमारे जानवर, उन्हें जो भी छुएगा उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। इतना कहकर रूहेल ने अपना सर झुका लिया। रूहेल की बात पे आरोन ने अपना सर तिरछा करके लड़की को देखा जो उसको ही घूर रही थी। अभी तक वो आरोन की हॉटनेस की दीवानी हुई जा रही थी, लेकिन अब उसको आरोन से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसको लगा था जैसा उसने अपने लोगों से सुना था, आरोन वॉर्नर वैसा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो और लोगों की तरह वो भी उसकी खूबसूरती से दीवाना होके उसको अपनी रातें गुजारने के लिए चुन लेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर से आरोन की नीली आंखें, बेयर चेस्ट, उसके ब्राउन लिप्स उस लड़की को अट्रैक्ट कर रहे थे। उसको लगता था वो हमेशा लड़कों को पागल करती है, लेकिन आज आरोन वॉर्नर बिना उसकी तरफ देखे उसको दीवाना कर रहा था, या वो खुद ही दीवानी हो रही थी। लड़की को सोच में देख आरोन शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, हे कम हियर लिटिल स्पाई। आरोन की बात पे लड़की अपने धड़कते दिल को काबू करके जल्दी से आरोन के पास चलो गई थी। अभी तक उसको लगता था आरोन वॉर्नर बेहद खतरनाक है, लेकिन जब आरोन वॉर्नर ने उसको इतने प्यार से बुलाया, अब लड़की को लगने लगा था आरोन वॉर्नर इतना भी बुरा नहीं, और वो अपने दिल को काबू में करके धीरे धीरे उसके पास जाने लगी थी। जब आरोन फिर से चीखा, फास्ट। आरोन की बात पे लड़की जल्दी जल्दी चलने लगी थी और कुछ ही सेकंड में आरोन के पास पहुंच गई थी। आरोन में लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना एक्सप्रेशन के बोला, कितने लोगों को मारा है। आरोन की बात पे लड़की की हालत फिर से टाइट हो गई थी। वो लड़की जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे बस आपको देखना था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना मैं सपने में भी आपके सामने नजर उठाने की नहीं सोच सकती। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप कहें तो मैं आपको सेटिस्फाई कर सकती हूँ। लड़की ने दूसरे तरीके से बाजी पलटने की सोची थी, लेकिन वो भूल गई थी उसके सामने आरोन वॉर्नर था, जिसकी सोच वहां से शुरू होती थी जहां से दुनिया सोच के थक जाती थी। लड़की की बात पे आरोन ने उंगली से इशारा करा तो उसकी गैंग के मेंबर बाहर चले गए थे। अब सिर्फ वो लड़की और आरोन वहां थे। आरोन ने तिरछा मुस्कुरा के लड़की को देखा और अपनी चेयर को मूव करते हुए बोला, तो तुम मुझे खुश करोगी? इतने गट्स हैं तुम में? आरोन की बात पे लड़की धीरे से बोली, कोई शक प्रेसिडेंट? लड़की की बात पे आरोन जोर से हंसते हुए बोला, ऐसी कोई लड़की दुनिया में पैदा नहीं हुई जो आरोन वॉर्नर को खुश कर सके। आरोन की बात पे लड़की जल्दी से बोली, वो तो आज पता चल जाएगा प्रेसिडेंट। उसकी हिम्मत देख के आरोन ने के चेहरे फिर से कोल्ड एक्सप्रेशन आ गए थे, और इससे पहले वो लड़की आरोन के करीब आती आरोन की स्पेशल बुलेट उसकी बॉडी पे हॉल करके निकल गई थी और फिर से कमरे में सन्नाटा छा गया था। आरोन एक नज़र लड़की को देखते हुए बोला, जो मेरी मिस्ट्रेस बनने के लायक भी नहीं वो मुझे खुश करेगी, नोट बैड। इतना कह के आरोन ने अपनी बुलेट वहीं फेंकी और बाहर निकलते हुए एक नज़र राघव को देख के अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, ये तोहफा अटलांटिस को भिजवा देना, और याद रखना जितने हमारे लोग खत्म हुए हैं उतने ही टुकड़े इनके जिस्म के होने चाहिए। इतना आरोन ने अपनी व्हाइट शर्ट देखी जो हल्की गंदी हो गई थी और अपनी ठंडी नज़र सब पे डाल के बाहर निकल गया था। उसके जाते ही सबने गहरी और ठंडी सांस ली थी। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस। कियारा ने खाना खत्म कर दिया था और अब कियारा उमा की गोद में सर रख के लेटी थी, जब अचानक से किसी की छड़ी की आवाज उसके कानों में पड़ी। अचानक उस आवाज से कियारा जल्दी से उमा की साड़ी में छिप गई थी। उमा भी जानती थी अब क्या होने वाला है, इसलिए उसने अपने दिल को मजबूत करा और कियारा से अपना पल्लू छुड़वा के बिस्तर से उतरने लगी, लेकिन कियारा ने अब तक उमा को नहीं छोड़ा था।
उमा ने उम्मीद से कियारा को देखा और प्यार से बोली, मेरी बच्ची, मैं शाम को आऊंगी, अभी बड़ी मालकिन तुमसे मिलने आए हैं, उनसे बातचीत करो। इतना कहके उमा जबरदस्ती उठ के चली गई थी। वहीं कियारा मासूमियत से उमा को देख रही थी। उसकी बेहद धीमी धीमी आवाज निकल रही थी जिससे वो बार बार कह रही थी, मापी, किया को छोड़ के मत जाओ। किया डरती है लेकिन उमा मजबूर थी। थोड़ी देर में कमरे में अंधेरा हो गया था और एक मोटी सी औरत छड़ी पटकती कियारा के पास आ गई थी। कियारा धीरे से बोली, चाची। कियारा अच्छे से जानती थी ये उसकी चाची है क्योंकि ऐसा उसको उमा ने बताया था। कियारा की आवाज पे रीमा गुस्से से बोली, बकवास बंद कर, मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं। कल शाम पार्टी है और कल ही तुझे पेपर साइन करने हैं, समझी? याद है कौन से पेपर? रीमा की बात पे कियारा धीरे से बोली, वो पेपर जो मोम डैड ने आपके लिए रखे थे। हाँ सही समझी। कियारा की बात पे रीमा खुश होते हुए बोली, लेकिन कियारा का अगला जवाब उसको अंदर तक जला गया था। रीमा नफरत से बोली, फिर से कहना, क्या बोली तू? कियारा धीरे से बोली, वो पेपर्स मेरे हैं और मैं उन पे साइन नहीं करूंगी। मुझे पता है, मोम डैड ने वो मेरे लिए भी छोड़े थे। कियारा की बात पे रीमा ने गुस्से से कियारा का जवाब पकड़ा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, किसने सिखाया तुझे ये? बोल, किसने सिखाया? तेरी इतनी औकात नहीं तू मेरे सामने जुबान खोले? मेरे टुकड़ों पे पलने वाली रीमा आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए चिल्लाई तो कियारा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, किया को दर्द होता है, छोड़ो। मापी, कहाँ हो आप? कियारा दर्द से चिल्लाई तो उमा भागती हुई अंदर आई। कियारा को देख के उमा जल्दी से बोली, मालकिन छोड़ दीजिए, बच्ची है, दर्द हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। उमा रोते हुए बोली तो रीमा ने कियारा को धक्का दिया और नफरत से बोली, अच्छा दर्द होता है? सच में दर्द होता है? तूने सिखाया इसको? ये इतनी जुबान तूने चलवाई इसकी? रीमा ने एक जोरदार थप्पड़ उमा को दे मारा क्योंकि उमा ही तो थी जो यहाँ आती थी और रीमा ने उमा से ही बोला था वो उसको पढ़ना लिखना सिखा दे ताकि अगर कोई कोर्ट कचहरी का काम हो तो किसी को ये ना लगे। राजीव और रीमा ने कियारा के साथ क्या क्या किया और इसके लिए रीमा ने एक टीचर भी अपॉइंट करी थी। कियारा उमा की हालत देख के जल्दी से बोली, नहीं चाची, किया को ये बात टीचर ने बताई थी। मापी ने? नहीं सॉरी, आप मापी को छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगी साइन। कियारा की बात पे रीमा मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा तूने, अगर नहीं करेगी तो तेरी जान हलक से निकाल दूंगी, समझी? इतना कहके रीमा दोनों को देख के चली गई थी और कियारा उमा के गले लग गई थी। न्यू दिल्ली, राठौर पैलेस। उमा प्यार से कियारा के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, किया बेटा, आप समझती क्यों नहीं? मैंने आपको ये सब बातें इसलिए बताई थी ताकि आप चाची के सामने करें। बेटा, ये बातें आपको अभी अपने दिल में रखनी है, ये बातें आपको कोर्ट में बोलनी है। आप जानती है ना कल आपके लिए कितना स्पेशल दिन है? उमा की बात पे किया ने हाँ में सर हिलाया और सोने के लिए लेट गई। उसका चेहरा, जिसको धुले हुए भी आज 10 दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी गोरी रंगत पे कोई असर नहीं हुआ था। अभी भी उसका गोरा रंग वैसे ही दमक रहा था। जब भी कियारा किसी बात से मना कर देती थी तब रीमा उसको सजा के तौर पे या तो नहाने नहीं देती थी या उसको अंधेरे में रहना पड़ता था। उसकी सजा भी उसकी तरह अजीब होती थी और ये बात उमा अच्छे से जानती थी। लेकिन इस बार कियारा ने जो किया था उसकी सजा बहुत भयानक होने वाली थी। लेकिन कल की पार्टी की वजह से रीमा चुप थी। उमा ने गहरी सांस ली और कियारा के सर पे प्यार से हाथ फेरने लगी। जब उमा को लगा कियारा गहरी नींद में जा चुकी है तब जाके उसने कियारा के ऊपर कंबल ढका और कमरे में 3 मोमबत्ती और लगा के सोने के लिए चली गई क्योंकि कियारा रात को अंधेरे में बहुत डरती थी और किसी को उसके पास सोने की इजाजत नहीं थी। रीमा ने कियारा को इसलिए पढ़ाया था ताकि जब भी कोर्ट में साइन करने की बारी आए तो कियारा साइन कर दे और सबको लगे उसके चाचा चाची ने कियारा को काफी पढ़ाया लिखाया है। ये बात उमा अच्छे से जानती थी, इसलिए उमा ने इस बात का फायदा उठा के कियारा को घर में रह के अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवाई थी। कियारा की किचन पावर काफी अच्छी थी, इसलिए वो हमेशा चीजों को समझ जाया करती थी। लेकिन कहते ना, नॉलेज और एक्सपीरियंस में काफी फर्क होता है और ये बात कियारा के साथ भी थी। उसको समझ तो आने लगा था लेकिन बाहर की दुनिया उसने एक खिड़की के थ्रू देखी थी, इसके अलावा और कुछ उसको नहीं पता था, इसलिए अभी भी उसके अंदर का डर गायब नहीं हुआ था। वहीं उमा कियारा के कमरे को अच्छे से बंद करके अपने कमरे में आ ही रही थी जब अचानक उसको रीमा की छोटी बेटी अरिमा का गेट हल्का खुला हुए मिला। उमा ने गुस्से से एक नजर अरिमा के कमरे को देखा और अपने दिल में गालियां देती जाने ही वाली थी जब अचानक उसको कानों में अरिमा की आवाज सुनाई दी। अंदर से अरिमा की सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, शायद अंदर कोई अरिमा के साथ था। अरिमा लड़के के बालों में उंगलियां फंसाते हुए बोली, कैसे आना हुआ अरुण? अरुण, जो कि पूरी शिद्दत से अरिमा को प्यार कर रहा था, इस बार अरिमा के बालों से खेलते हुए बोला, जस्ट शट अप, अब तुम कंटिन्यू करो। इतना कहके अरुण ने अरिमा को अपने पास लेटा दिया था। बाहर खड़ी उमा अपनी गर्दन अफसोस से हिलाते हुए जाने ही लगी थी जब अचानक उसके कानों में अरुण की आवाज पड़ी। अरुण अपनी गहरी सांसों से अरिमा को देखते हुए कह रहा था, तुमने कहा था तुम मुझे अपनी उस नाजायज बहन को दोगी।
वॉट अबाउट द डील बेबी? अरिमा ने एक पल रुक के अरुण को देखा और फिर उसके सीने पे अपने हाथ फिराते हुए बोली, इतनी भी क्या बेताबी? अभी मेरे साथ रह लो, उसके बाद उसके साथ रह लेना। अरिमा की बात पे अरुण उसको अपने आगे करके गुस्से से बोला, मुझे वो अभी चाहिए। तुमने मुझे अब तक उसको एक नज़र देखने तक नहीं दिया और तुम कहती हो जल्दबाजी क्या है? मुझे वो लड़की अभी चाहिए, समझी तुम? आई वॉन्ट हर वेरी बेडली। अरुण अपनी गुस्से से बोला तो अरिमा उस पल शांत हो गई थी और अरुण भी उसके बराबर में लेट गया था। वहीं उमा के कान कियारा का जिक्र सुन के खड़े हो गए थे। उसके दिल में कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था और उसका ख्याल अरिमा की अगली बात पे सच हो गया था। अरुण गुस्से से अरिमा को देखते हुए बोला, तो ये काम अभी कर देते हैं ना? चलो ऊपर वाले फ्लो पे रहती है ना वो, चलो चलते हैं, आज मैं उसको देख के रहूंगा। अरुण की बात पे अरीमा खुद को शांत करते हुए गुस्से से बोली, अरुण प्लीज यार, डोंट बिहेव लाइक ए प्ले बॉय। तुम थोड़ा सब्र करो, कल शाम बहुत बड़ी पार्टी है और कल शाम में और रायमा दीदी राठौर परिवार की नई क्वीन बन जाएंगे और मोम ने कहा है कल उस कियारा का चैप्टर एंड हो जाएगा, तो तुम कल तक का वेट करो, सिर्फ आज की रात। उसके बाद कल वो पार्टी से पहले पेपर पे साइन कर देगी और पार्टी में मेरा और दी का राज तिलक हो जाएगा। उसके बाद में क्वीन तुम, किंग और हमारा अपना किंगडम। क्या तुम उस ताज के लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकते? अरीमा की बात पे अरुण उसके होंठों को छूते हुए बोली, ओक सिर्फ आज की रात, उसके बाद मुझे वो लड़की मेरे साथ चाहिए। अरीमा अपने हाथों से अरुण के गालों को छूते हुए सिडेक्टिव वे में बोली, पर एक शर्त है, तुम्हें परसों सुबह तक उसको मारना पड़ेगा, समझ आया? वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए वरना हमारे लिए खतरा हो जाएगा। बस एक बार वो साइन कर दे, उसके बाद ये सब हमारा ही तो है। इतना कह के फिर से अरीमा की सांसें गूंजने लगी थी क्योंकि अरुण उसके पास आ गया था। लेकिन बाहर खड़ी उमा का दिल जोर से धड़क रहा था। बड़ी मालकिन ने तो कहा था किया को अनाथ आश्रम में छुड़वा देंगी, तो वो सब झूठ था। उन्होंने कहा था किया अगर पेपर साइन करेगी तो उसके लिए आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी और उसका राठौर परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो सब गलत था और ये गलत उमा कैसे होने दे सकती थी? आखिर कियार को बचपन से एक माँ की तरह पाला था उसने। क्या इसलिए मैंने कियारा को पाला था ताकि वो एक दिन मेरी बच्ची को मेरी आंखों के सामने मार सके? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। कियारा मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बड़ी मालकिन का नमक खाया है। बड़े मालिक ने उस वक्त मेरी मदद करी थी जब मैं एक बेसहारा औरत थी। दर दर भटकती हुई एक औरत को बड़े मालिक ने सहारा दिया था। मेरी कियारा मेरे सामने जन्मी थी। बड़ी मालकिन ने कितने इज्जत से नन्ही किया को मेरे हाथों में रख के कहा था, मैं आज से उसकी मापी हूँ, उसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। क्या आज मैंने आज तक अपनी नन्ही किया को इसलिए बड़ा किया था, ये दिन देखने के लिए बड़ा किया था? मैं बड़े मालिक और बड़ी मालकिन को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी मैं? नहीं उमा, ये गिरने का वक्त नहीं। आज अगर किया के लिए मुझे जान भी देनी पड़े मैं पीछे नहीं हटने वाली। ये सोच के उमा ने अपने आंसू साफ करे और लिफ्ट के अंदर चली। उसने अपने दिल में फैसला कर लिया था, भले उसके लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी किया को बचाने के लिए उसको ये फैसला लेना पड़ा था। स्काई आइलैंड। वहीं दूसरी तरफ स्काई आइलैंड की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई थी। आरोन का काफिला बीच के एकदम साइड में खड़ा था और सामने से 4 जहाज उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। आरोन ने एक नजर राघव को देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, और कितनी देर बाकी है? आरोन के कहने पर रूहेल जल्दी से बोला, आरोन जस्ट 5 सेकंड, लेकिन इससे हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। एक बार सोच लो, एक बार शिप को यहाँ आने दो, उसके बाद उसके जाते हुए। शट अप। रूहेल ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी जब आरोन की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, जितना कहा जाए वो करो। आरोन की बात पे सबने एक दूसरे को देखा और फिर तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आरोन ने अपनी पलकें भी नहीं झपकी थी और थोड़ी देर में आइलैंड पे एक तेज धमाका हुआ था और सामने जहाज के सारे पार्ट्स इधर उधर उड़ गए थे। ब्लास्ट से सबने अपने कान बंद कर लिए थे, लेकिन आरोन के चेहरे पे वही खतरनाक मुस्कान थी जो हमेशा उसके चेहरे पे होती थी। आरोन ने अपनी गर्दन तिरछी करके उन शिप्स को देखा और अपना लाइटर पानी के डाल के अपने मेंशन की तरफ बढ़ गया। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट दबी हुई थी और उसके चेहरे पे वही दिल जलाने वाली मुस्कान थी। राघव गुस्से से रूहेल को देखते हुए बोला, यार ये आदमी मुझे सटका हुआ लगता है, तुझे ऐसा नहीं लगता? रूहेल बड़े आराम से राघव को घूर के बोला, हमारी वायलट गैंग का हर एक मेंबर साइको है, यहां तक कि तू भी, और आरोन की तो बात ही मत कर। वो तो दिन पे दिन और ज्यादा क्रूएल और एग्रेसिव हो रहा है। राघव अपनी गन से अपने सर को खुजलाते हुए बोला, यार वैसे साइमन ने बड़ी हिम्मत का काम करा है, उसको नहीं पता था उसने शेर के साथ गद्दारी करी है और शायद उसको इतनी आसान मौत इसलिए मिली है क्योंकि वो वॉयलेट डेविल्स का मेंबर था, वरना आरोन उसके चीथड़े उड़ा देता। राघव की बात पे रूहेल ने हाँ में सर हिलाया और गहरी सांस लेकर राघव की तरफ देखते हुए बोला, मैं चला एंजॉय करने, वैसे भी आरोन का दिमाग गर्म है, मालूम नहीं किस पे फट पड़े, तू भी चल, कुछ एंजॉय ही कर लेंगे। रूहेल की बात पे राघव कुछ सोचने लगा था।
राठौर पैलेस। कियारा गहरी नींद सोई थी और उमा उसके बराबर में खाने का बॉल लेके बैठी थी। उमा कियारा का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, किया बेटे आंखें खोलो। उमा की आवाज पे किया जल्दी से उठ गई थी लेकिन उसकी आंखों में नींद थी। उमा सीरियस आवाज में कियारा का हाथ पकड़ते हुए बोली, देखो कियारा, मैं जानती हूँ आपने आज तक इस खिड़की के बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन बेटा आज आपकी मापी आपसे कुछ मांगना चाहती है, आप दोगी ना? कियारा ने कुछ सोचते हुए उमा को देखा और प्यार से बोली, मापी आपके पास सब कुछ तो है, और क्या चाहिए आपको? उमा प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, किया बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें आज शाम पार्टी से पहले इस घर से निकलना है। अंजू तुम्हें मुंबई तक छोड़ देगी, वो तुम्हें मुंबई के एक बीच पे छोड़ेगी, वहां एक नीले रंग का जहाज होगा, तुम्हें उस पे चढ़ जाना है, सिर्फ इतना सा काम करना है मेरी बेटी, करोगी ना तुम? देखो कियारा, वो जहाज तुम्हें जहां छोड़ेगा वहां तुम्हें मेरे जैसी एक औरत मिलेगी, वो भी बिल्कुल मेरे जैसी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हारी अपनी ही है। बस बेटा तुम्हें आज शाम तक कैसे भी उस जहाज तक जाना है, वरना अगर आज तुम इस नर्क से नहीं निकली तो ठीक है मापी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, आप प्लीज रोइए मत, आप रोती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कियारा उमा की बात बीच में काटते हुए बोली। कियारा की बात पे उमा ने उसके सर को चूम लिया और प्यार से बोली, मैं जानती थी मेरी कियारा मुझे जरूर समझेगी। लेकिन तभी एक आवाज दोनों के कानों के पड़ी, क्या हो रहा है यहाँ? आवाज सुन के दोनों का ही दिल बुरी तरह धड़कने लगा था और उमा की आंखें बंद हो गई थी। सामने खड़ी औरत बड़ी ही शिद्दत से दोनों को घूर रही थी। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा तो सामने ही रीमा बड़े गुस्से से दोनों को घूर रही थी। रीमा को देख के उमा जल्दी से बोली, बड़ी मालकिन आप यहाँ, मुझे बता देती मैं ही आ जाती, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? रीमा अपनी आंखें तिरछी करके कियारा को घूरते हुए बोली, क्यों? मुझे आने की जरूरत क्यों नहीं थी? आजकल तुम ज्यादा ही बोलने लगी हो उमा, और क्या बातें कर रही थी तुम? रीमा गुस्से से बोली। उमा अब समझ गई थी रीमा ने कुछ नहीं सुना, इसलिए उमा अब अपनी आवाज नॉर्मल रखते हुए धीरे से बोली, नहीं कुछ भी नहीं, बस इसको समझा रही थी कैसे साइन करना है, आप बताइए कुछ काम था आपको? रीमा अपने साथ लाया ड्रेस कियारा के आगे फेंकते हुए बोली, ये इसको पहना देना, मैं थोड़ी देर में तैयार होके आऊंगी, तब तक मुझे ये भी तैयार मिलनी चाहिए। और हाँ एक और बात, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, मैंने वकील को बुलवा लिया है, बस इस लड़की को साइन करने हैं और तुम इसको एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करा देना, कहीं वहां पेन उल्टी सीधी चला दे। रीमा की बात के उमा जल्दी से रीमा से ड्रेस लेते हुए कियारा को देखने लगी थी। थोड़ी देर बाद रीमा दोनों को घूरने के बाद चली गई थी। रीमा के जाते ही कियारा जल्दी से ड्रेस को खोल के देखने लगी, क्योंकि आज तक कियारा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े देखे थे, और वो भी तब तक उसके जिस्म पे रहते थे जब तक वो अच्छे से गंदे नहीं हो जाते थे, और जब वो गंदे हो जाते तब उमा या कोई और उन कपड़ों को धो के वापस कियारा को दे देता था। आज कियारा ने इतने सालों बाद कोई अच्छा ड्रेस देखा था। ये एक व्हाइट कलर का गाउन था जो काफी फ्लफी था, गाउन में कोई स्लीव नहीं थी और गाउन की खूबसूरती ये बयान कर रही थी पहनने वाले ने इसको ज्यादा नहीं पहना। ये गाउन रायमा का था, क्योंकि रीमा कियारा पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए रायमा का पुराना गाउन लाके कियारा को दे दिया था। गाउन के साथ सैंडल और कुछ ज्वेलरी भी थी। आज रीमा कियारा को तैयार करके ये साबित करना चाहती थी उसने कियारा का कितना ख्याल रखा है। रीमा के जाने के बाद उमा ने प्यार से कियारा के सर पे हाथ फेरा और धीरे से उसको वॉशरूम में ले जाते हुए बोली, किया बेटे आज से आपको अपना ख्याल खुद रखना है, हमें नहीं पता हम वापस आपको देख भी पाएंगे या नहीं, आज शायद हम अपनी बच्ची को आखिरी बार देख रहे हैं। जैसे एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है उसको सजा के सवार के, वैसे ही आज हम आपको इस नर्क से निकाल लेंगे। ये सब उमा ने अपने दिल में कहा था। थोड़ी देर बाद उमा ने कियारा को अच्छे से तैयार कर दिया था। आज इतने दिनों बाद कियारा सच में कियारा ही लग रही थी, वरना हमेशा से उसका हुलिया बहुत अजीब रहता था। उसके बाल बेहद खराब रहते थे और उसका चेहरा जिसको धुले हुए कई दिन बीत जाते थे, लेकिन आज कियारा का गोरा बदन किसी सोने की तरह दमक रहा था। ऊपर से उसकी वो ड्रेस जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, उसकी अवाकेडो ग्रीन आईज जो दुनिया जहां की मासूमियत समेटे हुए थी, कियारा के पिंक लिप्स और भी खूबसूरत लग रहे थे। उमा ने प्यार से कियारा के सर को चूम लिया और उसके ब्राउन बालों को खोल के हल्के हल्के सुझाने लगी। कियारा के बाल बेहद खूबसूरत थे, उसके बाल उसकी कमर तक झूलते रहते थे। उमा ने कियारा के ब्राउन बालों को दोनों साइड से उठा के उसको क्रचेस से बांध दिया था। अब कियारा बिल्कुल तैयार थी, बिना मेकअप के भी वो कहर ढा रही थी। उमा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, आज कियारा के आगे पूरे महल की लड़कियां कम थी, वो बिना मेकअप के बगैर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसकी ये खूबसूरती उमा को खटक रही थी, क्योंकि कियारा अभी बाहर जाने वाली थी और अगर वो इस हालत में बाहर जाती तो आधी दुनिया उसको नोचने को काफी थी।
उमा के दिमाग में कुछ आया और उसने एक बड़ी सी चादर कियारा को दे दी। कियारा ने हैरानी से उमा को देखा तो उमा जल्दी से उस चादर को कियारा पे लपेटते हुए बोली, मापी की बात मानोगी ना? तुम्हें अपनी मापी पे यकीन है ना? उमा की बात पे कियारा ने जल्दी से अपनी गर्दन हिला दी तो उमा उसको मास्क देते हुए प्यार से बोली, इसको तब तक मत हटाना जब तक तुम अपनी जगह पे ना पहुंच जाओ, समझी तुम? अब चाची आती होगी, चलो मेरे साथ। उमा की आंखों में आंसू थे। वो आज कियारा से जी भर के बातें करना चाहती थी क्योंकि आज के बाद उसको उम्मीद नहीं थी वो कियारा से मिल पाती या नहीं, लेकिन रीमा के आने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे और इन चंद मिनटों में उसको कैसे भी अपनी किया को इस नर्क से बाहर निकालना था। उमा ने सब तैयारी कर ली थी। वो बरसों से यहाँ काम करती थी इसलिए उसको महल का खुफिया रास्ता भी पता था जो कि खुद रीमा और राजीव को भी नहीं पता था। रीमा जल्दी से उस सुरंग से महल के बाहर पहुंच गई थी। कियारा किसी पागल की तरह आंखें फाड़ के सब देख रही थी। कियारा जल्दी से उमा को पकड़ते हुए बोली, मापी ये दुनिया है क्या? दुनिया इतनी बड़ी होती है? आपके तो कहा था सिर्फ दुनिया मेरी खिड़की में दिखती है, लेकिन यहाँ तो ये मेरे कमरे से भी बड़ी है। मापी बताओ ना, ये दुनिया है? इसको दुनिया कहते हैं मापी? कियारा लगातार सवाल कर रही थी लेकिन फिलहाल उमा का दिमाग उसके किसी सवाल पे नहीं था। उमा ने अंजू को देखा जो अपने सर पे दुपट्टा लपेटे खड़ी थी। उमा ने कियारा का हाथ अंजू के हाथों में दिया और धीरे से बोली, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ, इसको उस नीले जहाज में बैठाए बिना वापस मत आना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, बस मेरी किया को सही सलामत ले जाना। उमा की बात पे अंजू जल्दी से उमा का हाथ पकड़ते हुए बोली, कैसी बातें करती हो दीदी? आप अगर मुझे जान देने को भी कहोगी कि हंसी खुशी से दूंगी। बहुत एहसान किए हैं आपने मुझ पे दीदी, और आप फिक्र मत करिए, इस बच्ची को उस जहाज में बैठाए बिना ये अंजू वापस नहीं आएगी। अंजू की बात पे उमा ने मुस्कुरा के कियारा को देखा जो कि अपनी अवेकेडो ग्रीन आइज से टुकुर टुकुर दोनों को देख रही थी। उमा से अब कंट्रोल नहीं हुआ था और वो कियारा के गले लग के रोने लगी थी। कियारा जो कि उमा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी वो भी रोने लगी थी क्योंकि एक उमा ही तो थी जो उसकी सब कुछ थी, उसकी अपनी, उसकी मापी, और आज उसकी मापी रो रही थी। वो भला कैसे चुप रहती। उमा धीरे से कियारा से अलग हुई और उसको एक बॉक्स देते हुए बोली, इसको अपनी मंजिल पे जाके खोलना, इसमें कुछ चीजें हैं, उनको देख के तुम्हें सब पता चल जाएगा तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। इतना कह के उमा ने कियारा के गले में एक छोटा सी चेन डाल दी जिसमें एक खूबसूरत सा पेंडेंट था। कियारा बस उमा को देख रही थी। उमा ने टाइम देख तो रीमा के आने में 5 मिनट थे। उमा जल्दी से कियारा का हाथ अंजू के हाथों में देते हुए बोली, ले जाओ इसको बहुत दूर जहां इस बुराई का साया भी मेरी किया पे ना पड़े, बस हो तो खुशियां और कुछ नहीं। इतना कह के उमा पीछे मुड़ गई थी क्योंकि अब उसमें कियारा को देखने की हिम्मत नहीं थी। अंजू भी उमा की हालत समझ गई थी इसलिए कियारा का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी में बैठाते हुए खुद उसके पास बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने सफर पे निकल गई थी। यहाँ से कियारा की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। उमा ने एक बार मूड के दूर जाती गाड़ी को देखा और अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ के आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मालकिन आज मैंने अपने नमक का फर्ज अदा कर दिया, आगे मेरी बच्ची को सही रास्ता दिखाना। इतना कह के उमा फिर से खुद को नॉर्मल करके कियारा के कमरे में चली गई थी। वहीं कियारा बहुत खुश थी। उसको अभी उमा से बिछड़ने का इतना एहसास नहीं था क्योंकि उसको तो आज दुनिया दिखी थी। उसने आज दुनिया का अलग सा रूप देखा था। आज तक जो दुनिया उसकी खिड़की तक समाती थी आज वो दुनिया उसके महल से भी बड़ी थी। यही चीज कियारा को एक्साइट कर रही थी और उसके चेहरे पे मुस्कान बिखेर रही थी, लेकिन मास्क में सिर्फ उसकी अवेकेडो ग्रीन आइज नजर आ रही थी। स्काई आइलैंड ब्लू मून क्लब। रूहेल और राघव ने विस्की की 5वीं बोतल खाली कर दी थी। ये क्लब आरोन वॉर्नर का ही था जो उसने अपने लोगों के लिए बनवाया था, इसलिए सब यहीं पे आते थे। राघव सामने खड़ी रशियन लड़की को घूरते हुए बोला, यार ये लड़कियां भी ना हर किसी को देख के फिसल जाती हैं, आजकल वो मासूमियत रही ही नहीं लड़कियों में। रूहेल जिसकी लाइट ब्लू आइज सामने खड़ी एक लड़की पे थी जो को शायद उनके साथ जबरदस्ती आई थी, वो धीरे से बोला, अबे साले वो देख, तुझे वो मासूम नहीं लगती? रूहेल की बात पे राघव ने भी उस लड़की को देखा तो सच में वो लड़की सबसे अलग थी। उसका कलर हल्का डस्की था लेकिन वो फिर भी खूबसूरत लग रही थी। रूहेल सब लड़कियों को तरफ देख के धीरे से बोला, स्टॉप एंड लीव। रूहेल के कहते ही सब लड़कियां धीरे धीरे चली गई थी। अब सिर्फ वहां वो लड़की बची थी जिसको राहेल ने रोका था। राघव रूहेल को देख के धीरे से बोला, चल भाई तू एंजॉय कर, मैं तो चलता हूं। इतना कह के राघव एक नजर उस लड़की को देख के चला गया था। अब यहाँ सिर्फ वो लड़की बची थी। रूहेल प्यार से उस लड़की को अपनी तरफ बुलाते हुए बोला, कम हियर। रूहेल की बात पे वो लड़की किसी रोबोट की तरह रूहेल के पास आ गई थी। रूहेल उसको गोद में बैठाते हुए प्यार से बोला, बेबी गर्ल क्या तुम यहाँ जबरदस्ती आए हो?
लड़की जल्दी से अपनी गर्दन नहीं में हिलाने लगी थी जब फिर से रूहेल उसके बाल पीछे करके उसकी गर्दन पे अपनी उंगली फिराते हुए बोला, आई वॉन्ट माई आंसर सनशाइन। रूहेल की आवाज इतनी ज्यादा सिडेक्टिव थी, वो लड़की एक पल को खुद का कंट्रोल खोने वाली थी, लेकिन तभी वो लड़की जल्दी से खुद को शांत करते हुए बोली, प्लीज लीव माई हैंड सर। लड़की की आवाज पे रूहेल तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सी वॉट आई सेड। तुम यहाँ जबरदस्ती लाई गई हो। रूहेल की बात पे लड़की की सांसें तेज तेज चलने लगी थी। लड़की जल्दी से रूहेल की तरफ चेहरा करके बोली, प्लीज सर, आई नो आप वॉयलेट डेविल के मेंबर हैं, लेकिन आप ये बात किसी से मत कहिए। मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा है, खासकर प्रेसिडेंट से, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, प्लीज सर। लड़की की बात पे रूहेल उसकी कमर पे अपनी उंगली फिराते हुए बोला, तो तुम कोई जासूस हो। रूहेल की बात पे लड़की का चेहरा डर से सफेद हो गया था, लेकिन रूहेल के चेहरे पे एक अजीब स्माइल थी। रूहेल धीरे से बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? तुम्हें लगा था तुम यहाँ आके पकड़ी नहीं जाओगी? जैसे जैसे रूहेल बोल रहा था लड़की का चेहरा डर से और ज्यादा सफेद हो रहा था। रूहेल की बात पे लड़की जल्दी से घबराहट से रूहेल को देखते हुए कुछ सोचने लगी थी, लेकिन रूहेल सिर्फ लड़की को घूर रहा था। रूहेल को घूरते देख लड़की धीरे से बोली, सर, जहां से ये सब आए हैं मैं भी वहीं से आई हूं, बस फर्क इतना है ये अपनी मर्जी से आए हैं और मैं जबरदस्ती। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन अफसोस मेरे पास पैसे कमाने का भी कोई साधन नहीं था और फिर पैसों के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रूहेल लड़की की बात बड़े ही गौर से सुन रहा था। जब अचानक ही लड़की रुकी तो रूहेल उसके बालों में अपनी उंगली उलझाते हुए बोला, तो तुम्हें लगा तुम्हारा मास्टर तुम्हें कोई काम देगा, लेकिन फिर उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया एक नाचने वाली बना के, है ना? रूहेल की बात पे लड़की जल्दी से बोली, पर आपको कैसे पता सर? रूहेल लड़की की बात पे उसको घूरते हुए बोला, यहाँ आने वाले परिंदे के भी पंख गिने जाते हैं और तुम तो इंसान हो। रूहेल की बात पे लड़की फिर से नीचे देखने लगी थी। लड़की को नीचे देखता पाकर रूहेल धीरे से उसकी गर्दन को स्निफ करते हुए प्यार से बोला, अब तुम्हें लग रहा होगा अगर मुझे सब पता था तो मैं तुम्हें डरा क्यों रहा हूँ। रूहेल की बात पे लड़की ने फिर ऊपर देखा और धीरे से बोली, आई एम सॉरी सर, पर आप प्लीज प्रेसिडेंट से कुछ मत कहना। लड़की की बात पे रूहेल ने फिर से लड़की को देखा और कुछ देर तक उसको अपनी आंखों में बसा के वापस चला गया था। लड़की सिर्फ रूहेल को जाता हुए देख रही थी, क्योंकि अब उसको नहीं पता था वॉयलेट डेविल्स क्या करने वाले हैं। मुंबई शाम के 5 बज रहे थे। चारों तरफ झिलमिल करता मुंबई एक अलग सी रोशनी बिखेर रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें नजर आ रही थी। उसी के बीच एक छोटी सी गाड़ी हाईवे पे दौड़ती हुई बीच की तरफ जा रही थी। उस गाड़ी में बैठी कियारा, जिसकी आंखें आज अलग ही खुशी से चमक रही थी, बार बार अपनी आंखें झपका के बाहर देख रही थी। साइड में बैठी अंजू उसको सब कुछ बता रही थी। अंजू जानती थी अब तक कियारा को ढूंढने के लिए पूरी दिल्ली लग चुकी होगी, लेकिन उमा सब कुछ बहुत अच्छे से जानती थी। उसने सब सोच समझ के प्लान करा था। जहां से उमा ने अंजू को निकाला था वहां ना तो कैमरा था और ना ही कोई सिक्योरिटी, क्योंकि ये सुरंग बहुत ज्यादा इमरजेंसी में बनवाई गई थी और घर के कुछ चुनिंदा लोग ही इस सुरंग के बारे में जानते थे, जो कि अब जिंदा भी नहीं थे, और अब सिर्फ उमा थी जो यहाँ के बारे में जानती थी। कियारा का कोई भी फोटो नहीं था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसको तहखाने से बाहर आने ही नहीं दिया गया था, और आज अचानक से जब उसने अपने सामने इतना कुछ देखा था तो कियारा समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या देखे क्या छोड़े, क्योंकि आज से पहले इतना सब उसने जिंदगी में भी नहीं देखा था। वहीं अंजू जबरदस्ती कियारा को कंट्रोल कर रही थी। कियारा का एक हाथ अंजू के हाथों में था, क्योंकि अगर अंजू कियारा के हाथ पे जरा भी ढील देती तभी कियारा बाहर की तरफ भागती थी, क्योंकि आज पहली बार वो ये दुनिया देख रही थी और उसके लिए सब अलग सा था। कियारा के चेहरे पे मास्क था जिससे सिर्फ उसकी अवकेडो ग्रीन आइज दिख रही थी। अंजू बार बार चारों तरफ देख रही थी, क्योंकि उसको पता था पूरा दिन हो गया है और अब ये खबर मुंबई भी पहुंच ही गई होगी, इसलिए अंजू कैसे भी करके बीच में पहुंचना चाहती थी। फिलहाल उसको अपनी जान की फिक्र नहीं थी, सिर्फ फिक्र थी तो कियारा की, क्योंकि वो जानती थी उमा ने जिसकी इतनी जिम्मेदारी उसको दी है वो कोई आम सी लड़की तो हो नहीं सकती, इसलिए अंजू की नजरें चारों तरफ घूम रही थी। थोड़ी देर बाद अंजू और कियारा बीच पे खड़ी थी और कियारा अभी भी चारों तरफ देख रही थी। अंजू कियारा के दिल का हाल समझ रही थी, इसलिए वो बार बार कियारा को शांत रहने का इशारा कर रही थी। जिस टाइम उमा ने बताया था उससे आधा घंटा ज्यादा हो चुका था, लेकिन अब तक कोई भी जहाज नहीं आया था। क्या उमा को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उमा एक समझदार औरत थी और वो कियारा के लिए कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती थी जिससे कियारा की जान को खतरा हो। और फिर थोड़ी देर बाद अंजू को एक जहाज नजर आया जो को थोड़ी दूर पे था। वो नीला जहाज था जिसपे विंग्स बनी हुई थी। अंजू के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ गया थी।
अंजू की नजर अचानक ही कियारा के ठीक पीछे पड़ी जहां पुलिस खड़ी हुई थी। अंजू की धड़कनें अचानक तेज हो गई थी। उसने जल्दी से कियारा का हाथ पकड़ा और जल्दी से जहाज की तरफ ले जाते हुए बोली, कियारा जाके उस जहाज के किसी भी कोने में छुप जाओ और जहां ये जहाज रुकेगा तभी बाहर आना, उससे पहले बाहर आने की जरूरत नहीं। समझ आया? अंजू की बात पे कियारा ने कोई सवाल नहीं करा और अपने मुस्कुराते चेहरे से जहाज के अंदर जाके छुप गई। ये जहाज शायद कुछ ज्यादा ही अलग था, इसलिए इसके पास कोई भी नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से जहाज में ज्यादा लोग भी नहीं थे। जहाज बिल्कुल खाली पड़ा था। अंजू को ये बात अजीब लगी थी, लेकिन उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि पुलिस को देख के उसकी हालत खराब हो रही थी। अंजू ने एक बार फिर चारों तरफ देखा तो कियारा जहाज में जाके छुप चुकी थी। अंजू ने गहरी सांस ली और वहां से चुपचाप निकल गई। अंजू के जाने के बाद बीच पे एक और जहाज आके रुका था जिसका रंग भी नीला था। उस जहाज को देखते ही काफी सारे लोग उसने चढ़ने लगे थे, लेकिन पुलिस ने सबको रोक दिया था और पहले जहाज की तलाशी ली थी, लेकिन उनको कहीं भी कुछ नहीं मिला था। और फिर अचानक ही उनकी नजर सामने पड़ी जहां वो विंग्स वाला नीला जहाज खड़ा हुआ था। एक कांस्टेबल जल्दी से पुलिस ऑफिसर को देखते हुए बोला, सर एक बार उस जहाज को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता वहां वो लड़की मिल जाए। कांस्टेबल की बात पे पुलिस ऑफिसर जल्दी से बोले, दिमाग खराब है तुम्हारा? उस जहाज पे विंग्स देख रहे हो, मतलब ये किसी बड़े आदमी का जहाज है जो किसी काम से यहां से निकल रहा है और तुम्हें नहीं लगता इसको रोक के हमें अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है? पुलिस ऑफिसर की बात पे कांस्टेबल चुप हो गया था और हर जगह छानने के बाद भी उन्हें कियारा का पता दूर दूर तक नहीं चला था। वहीं अब वो नीला विंग्स वाला जहाज आगे बढ़ने लगा था और जहाज में बैठी कियारा के दिल में गुदगुदी उठ रही थी। उसको सब बहुत अजीब लग रहा था। जहाज में बैठे सब आदमियों ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पे भी मास्क लगे हुए थे। वहीं लड़कियों के व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उनके चेहरे पे भी मास्क लगे हुए थे। लेकिन जहां कियारा थी वो जहाज का सबसे पीछे वाला हिस्सा था, इसलिए यहां कोई नहीं आया था। जब कियारा को आसपास शांति का एहसास होने लगा तब उसने हल्की सी आंखें खोल के ऊपर देखा तो दूर से दूर तक सिर्फ नीला समंदर नजर आ रहा था। कियारा की आंखें हैरानी और डर से फैल गई थी, उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने मुंह पे अपने दोनों हाथ रख के खुद को शांत कर लिया था, क्योंकि उसकी मापी ने कहा था उसको कुछ भी नहीं बोलना है। जब तक वो उस औरत से नहीं मिलेगी उसको चुप रहना था। वहीं अब कियारा बड़े गौर से समंदर को देख रही थी। दूर दूर तक फैला नीला समंदर और सामने डूबता सूरज एक अलग ही खूबसूरती बिखेर रहा था। कियारा की अवाकेडो ग्रीन आइज में सामने सूरज की हल्की हल्की शैडो दिख रही थी। कियारा के लिए ये सब सुनहरा सपने जैसा था जिसको वो हमेशा देखना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, वरना उसकी टीचर हमेशा उसको पढ़ते हुए बताती थी समंदर जैसा कुछ होता है, वो इतना गहरा और नीला है जिसका पता किसी को भी नहीं है। कियारा अपने मन में कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, इसका मतलब मैम सही कहती थी और मापी भी सच कहती थी, मतलब सच में ये समंदर होता है और ये गहरा भी होता है। अगर मैं इसमें गिर गई तो? नहीं। कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपनी ड्रेस को पकड़ लिया था, क्योंकि जब भी उसको डर लगता था वो हमेशा ही अपनी ड्रेस पकड़ के अपनी आंखें बंद कर लेती थी। और अभी भी उसको जो समंदर इतना खूबसूरत लग रहा था, अब वो समंदर उसको डरा रहा था। कियारा ने अपनी चादर ली और उसको अपने सर पे लपेट के नीचे बैठ गई, क्योंकि अब उसको डर लग रहा था कहीं वो समंदर में ना गिर जाए, इसलिए उसने चुप बैठने में ही अपनी भलाई जानी थी। और फिर ना जाने कब शाम रात में बदल गई थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था। अब चारों तरफ नीला समंदर काला हो चुका था, लेकिन कियारा गहरी नींद सो रही थी। स्काई आइलैंड। आरोन अपना लाइटर अपने हाथों में घुमा रहा था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो कि किसी को नहीं पता था। सामने बैठा आर्यन एक फाइल उसके सामने करते हुए बोला, आरोन हमारी पेरिस वाली कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी सही चल रहा है, लेकिन लंदन में पिछले एक हफ्ते में हमारी कंपनी के कुछ गिरावट आई है। आरोन ने अपना लाइटर टेबल पे रखा और आर्यन को देखते हुए बोला, इसमें कुछ नया है? आरोन की बात का मतलब समझते हुए आर्यन जल्दी से बोला, मतलब? आरोन अपनी सिगरेट को अपने होंठों के बीच दबाते हुए बोला, मतलब ही समझने में रह जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से बोला, आरोन तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। आर्यन अपनी नजरें नीचे करे हुए बोला। तो आरोन ने अपनी गहरी और ठंडी नजर आर्यन पे डाली और अपनी सिगरेट लेके बालकनी में जाते हुए बोला, मुंबई से कोई शिप आ रहा है। आरोन की बात पे आर्यन कुछ याद करते हुए बोला, हाँ आ रहा है, ब्लू विंग्स के मेंबर आ रहे हैं, लेकिन आरोन वो कोकेन लेके आ रहे हैं। आर्यन की बात पे आरोन ने सिगरेट नीचे फेंकी और आर्यन की आंखों में देखते हुए बोला, रियली? नोट रियली?
आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से बोला, आरोन तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन की बात पे आरोन गहरी सांस लेके बोला, आई थिंक यू शुड लीव वॉयलेट डेविल्स गैंग। आरोन की बात पे आर्यन ने जल्दी से अपनी नजरें उठा के आरोन को देखा और थोड़ा कंफ्यूजन से बोला, तुम कहना क्या चाहते हो आरोन? साफ साफ तो कहो, पूरे वॉयलेट डेविल्स गैंग में एक आर्यन ही ऐसा था जिसकी बात आरोन सुन लेता था और जो आरोन के सामने बोल पाता था, वरना इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। आर्यन की बात पे आरोन अपनी गन को निकालते हुए बोला, जो शिप सुबह हमारे एरिया में आएगा वो किसी ब्लू विंग्स मेंबर गैंग का नहीं है, वो घुसपैठिए हैं जो कि अटलांटिस के अंदर काम करते हैं और कल सुबह यहां आके हमारे आइलैंड को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। ये सब कहते हुए आरोन के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी जो कि आर्यन को भी डरा रही थी। आर्यन धीरे से बोला, आरोन मुझे लगता है हमें वहीं उनको खत्म कर देना चाहिए, यहाँ आने का इंतजार किस लिए कर रहे हैं हम? आर्यन की बात पे आरोन मुस्कुराते हुए बोला, इस बार उन्होंने यहाँ आने के लिए लॉजिक लगाया है तो क्यों ना उनकी सजा भी अलग तरीके की होनी चाहिए। इतना कह के आरोन ने फिर से अपनी सिगरेट सुलगा ली थी और आर्यन आने वाली सुबह का इंतजार कर रहा था। न्यू दिल्ली राठौर मेंशन कियारा के जाने के बाद उमा कियारा के रूम में आ गई थी और उसके बिस्तर के आगे लेट गई थी। अब आने से ऐसा लग रहा था जैसा उमा बेहोश थी। वहीं रीमा जो कि बहुत महंगी साड़ी पहन के कियारा के कमरे में उसको देखने आई थी, अचानक उमा को देख के उसका दिमाग खराब हो चुका था। रीमा गुस्से से उमा को आवाज देते हुए बोली, उमा ये क्या तरीका है, ऐसे क्यों लेटी हो यहाँ, और वो लड़की किधर है? रीमा की बात पे अभी भी उमा ने आंख नहीं खोली थी। रीमा ने गुस्से से साइड में रखा जग उठाया और सारा पानी उमा के चेहरे पे डाल दिया, जिससे उमा घबरा के उठी थी। सामने रीमा को देख के उमा जल्दी से बोली, बड़ी मालकिन आप कब आए और कियारा कहाँ है? उमा के मुंह से कियारा का नाम सुन के रीमा की आंखें गुस्से से भर गई थी। रीमा ने नफरत से उमा को देखा और उसके बाल पकड़ते हुए नफरत से बोली, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसको भगाने की? मुझे पागल समझती है तू? हाँ कहाँ है वो मुझे वो वापस चाहिए, कैसे भी वापस चाहिए। मेरे सामने ड्रामा करती है तू? रीमा पागलों की तरह उमा पे झपट पड़ी थी। अब तक उसने ना जाने कितने थप्पड़ उमा को मार लिए थे, लेकिन उमा ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उमा सिर्फ यही कह रही थी, किया ने गुस्से में उसके सर पे मारा और तब से कियारा गायब है, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। अब घर के सब मेंबर को पता चल गया था, कियारा घर से भाग गई और अब पूरा राठौर परिवार पागल सा हो गया था। राजीव और रीमा ने उमा के साथ वो सब किया था जिससे उमा अपना मुंह खोल सके, लेकिन उमा ने अब तक अपनी बात नहीं बदली थी, क्योंकि आज उसकी जान भी चली जाती तो वो अपनी किया का पता किसी को नहीं दे सकती थी। अभी भी दिल्ली, मुंबई और आसपास सब कियारा को ढूंढ रहे थे, लेकिन कियारा तो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी, बहुत ज्यादा दूर, जिसका पता तो राठौर परिवार को सपने में भी नहीं चलने वाला था। जहाज आके बीच के पास रुका था, जहाज के सब लोग नीचे उतरने के लिए तैयार थे। वहीं सामने वॉयलेट डेविल्स के सब मेंबर खड़े थे, लेकिन देखने से किसी के चेहरे पे कोई गुस्सा, कोई भाव नहीं था। देखने से सब नॉर्मल ही नजर आ रहा था। आर्यन, राघव, रूहेल तीनों पीछे खड़े हुए थे। आरोन सबसे आगे खड़ा था। उसने ग्रे फॉर्मल शर्ट और ग्रे पेंट पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो हमेशा होता था, लेकिन आज आरोन की आंखों में कुछ और भी था, एक बेचैनी सी थी उसकी आंखों में। वहीं शिप पे ब्लू विंग्स टीम का सरदार खड़े होते हुए सबको देख के बहुत धीमी सी आवाज में बोला, आप सब अच्छे से जानते हैं हमें क्या करना है। आज उस आरोन वोना और उसकी गैंग का खात्मा हो जाना चाहिए, वरना बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। इतना कह के उसने सामने आरोन को देखा जो मुस्कुराते हुए उसको देख रहा था। अपने सरदार की बात पे सब लोग कुछ बॉक्स नीचे लाने लगे थे और सरदार ने एक फ्लैग आरोन के सामने लहरा दिया था, जिसका मतलब था कोकेन सेफली उनके आइलैंड पे आ चुके हैं। उस आदमी की फ्लैग लहराता देख आर्यन धीरे से बोला, आरोन हम और किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता उनके शिप में ब्लास्ट करा देना चाहिए? क्या वो यहाँ ऐश करने आए हैं? हम उन्हें अपने आइलैंड में घुसने दे, ये जानते हुए भी वो घुसपैठिए हैं। आर्यन के लगातार बोलने पे आरोन ने अपनी आंखें उठा के उसको देखा। आरोन की आंखों में देख के आर्यन चुप हो गया था। वहीं शिप के पिछले हिस्से में कियारा बड़े आराम से सोई थी। जब उसको महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से काफी सारे बॉक्स हटा रहा है, कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोल के सामने देखा तो वो अभी भी समंदर में थी, लेकिन जब उसकी नजर चारों तरफ पड़ी तो उसको सामने बहुत ज्यादा खूबसूरत आइलैंड नजर आया। ऐसा आइलैंड तो उसने अपनी बुक्स में भी नहीं देखा था। कियारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, क्या सच में वो कोई सपना नहीं देख रही?
क्या सच में ये कोई सचमुच की जगह थी? कियारा के मन में लाखों सवाल थे जब अचानक ही उसको बेहद करीब कई लोगों का एहसास होने लगा था। कियारा ने जल्दी से बॉक्स के पीछे से छुप के सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। कियारा ने सामने देखा तो कई लोग उन नीले और व्हाइट यूनिफॉर्म वाले लोगों को घसीटते हुए नीचे लेके जा रहा था और कितनों को तो उन्होंने मार के समंदर में भी फेंक दिया था। वहीं आरोन सामने देख रहा था। आर्यन हैरानी से बोला, इसका मतलब उनमें कुछ लोग हमारे भी थे। आरोन अपनी सिगरेट जलाते हुए बोला, तुम लोग जब अपनी नींद पूरी करते हो ना, तब आरोन वोना अपना गेम प्लेन करता है, इसलिए अपना दिमाग लगाना बंद करो, समझे। इतना कह के आरोन ने अपनी आंखों से सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसके इंस्ट्रक्शन देते ही शिप के आधे लोगों को मार के समंदर में फिकवा दिया था और बाकी लोगों को बेड़ियों से बांध दिया था। राघव धीरे से बोला, आरोन सबको क्यों नहीं मारा? आखिर ये सब घुसपैठिए हैं ना? राघव की बात पे आरोन ने एक नजर राघव को देखा और सामने की ओर देखते हुए बोला, अल्तांटिस के लिए एक तोहफा तो हमें भी रखना चाहिए। उनके लोगों को उनके खिलाफ बढ़कर के और उन्हें के लिए यूज करना, इससे बेहतर कोई तोहफा हो सकता है? आरोन की बात पे राघव के चेहरे पे भी हल्की मुस्कान थी। सच में आरोन के दिमाग पे शक करना बिल्कुल बेकार था। जहां दुनिया सोचना खत्म करती थी वहां से आरोन अपनी सोच शुरू करता था। वहीं शिप में बैठी कियारा अपने घुटनों के चेहरा दिए बैठी थी। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसकी मापी ने उसको पता नहीं कहां भेज दिया था। इससे बेहतर तो वो तहखाना ही था, कम से कम वहां उसके सामने लोग मरते तो नहीं थे। कियारा अपनी सोच में गुम थी जब उसको अपने करीब से एक आवाज महसूस हुई, जल्दी से पूरे शिप की तलाशी लो। प्रेसिडेंट ने कहा, शिप की कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए। उस आदमी की बात पे कियारा की हालत खराब हो गई थी। क्या वो लोग अब उसको भी पकड़ लेंगे? क्या वो लोग अब उसको भी मार देंगे? उसकी मापी ने तो कहा था जहां वो जाएगी वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहां देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कियारा अभी भी अपना सर अपने घुटनों में दिए बैठी थी जब अचानक ही उसको अपने पास किसी के पैरों की आहट महसूस हुई। कियारा ने धीरे से उठ के सामने देखा तो सब लोग भागने की कोशिश में थे, लेकिन सामने खड़े लोग उनको जाने ही नहीं दे रहे थे। वहीं कियारा ने अपनी चादर अपने ऊपर लपेटी और अपना मास्क सही करते हुए धीरे धीरे चलने लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या वजह थी जो वो लोग उसको पकड़ रहे थे। कियारा ने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे जब अचानक ही एक आदमी उसको गुस्से से पकड़ते हुए बोला, बॉस इसकी हिम्मत तो देखिए, ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। आरोन जो कि गहरी नजरों से जहाज का मुआयना कर रहा था, अचानक ही गार्ड की बात सुनके उसकी आंखें सर्द हो गई थी, क्योंकि ऐसे लफ्ज उसने पहली बार सुन थे। वरना उसके आइलैंड पे आके किसी के भी भागने की ना ताकत थी और ना ही हिम्मत। लेकिन आज ऐसा कौन बेवकूफ था जो आगे समंदर और पीछे वॉयलेट डेविल गैंग का लीडर, जिसको अपनी मौत सामने ही नजर आ रही थी, लेकिन तब भी कौन इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता था? आरोन के चेहरे पे फिर से डरावनी मुस्कान आ गई थी। उसने सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इनको जरा इज्जत से मेरे सामने पेश करो। आरोन की बात सुनते ही गार्ड लगभग घसीटते हुए कियारा को ले आए थे। कियारा के फेस पे अभी भी मास्क था, ऊपर से उसकी चादर अब नीचे जमीन पे गिरी हुई थी, लेकिन उसकी चादर ने उसको फिर भी कवर किया हुआ था। वहीं आरोन अपने पास आती उस नाजुक सी लड़की को देख रहा था जिसकी सिर्फ और बाल ढंग से दिख रहे थे, वरना लड़की पूरी कवर थी। गार्ड ने कियारा को आरोन के पैरों में डाल दिया था। कियारा जल्दी से खुद में सिमट गई थी। तभी गार्ड जल्दी से कियारा को बालों से पकड़ते हुए गुस्से से उसको देख रहा था जब अगले ही पल आरोन की स्पेशल बुलेट उसके अंदर से पार हो गई थी। अपने बेहद नजदीक से बुलेट की आवाज सुन के कियारा की चीख निकल गई थी। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाई थी और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। आरोन जिसकी नजर अब कियारा पे थी, आरोन ने नफरत से कियारा को देखा और उसका हाथ पकड़कर झटके से उसको खड़ा करते हुए बोला, बहुत हिम्मत है तुम में। आरोन की इस हरकत पे कियारा अंदर तक सहम गई थी। आरोन ने नफरत से कियारा को देखा जिसकी अवाकेडो ग्रीन आइज में कोई भी डर नहीं था। भले अंदर से वो कांप रही थी लेकिन उसकी आंखें वैसी ही थी। आरोन जिसने पहली बार अपने सामने किसी को नजर उठा के बात करते देखा था, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। कियारा की इस हरकत से आर्यन, राघव और रूहेल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कोई लड़की आरोन के सामने आंखें उठा के खड़ी थी। आरोन ने गुस्से से कियारा की कलाई पे पकड़ तेज करी और चिल्लाते हुए बोला, आंखें नीचे करो। आरोन की इस बात पे अभी भी कियारा आरोन की आंखों में देख रही थी, लेकिन तभी कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली तो आरोन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने उसको अपनी आंखें नीची करने को बोला था और यहाँ वो उसको ही रेस्पेक्ट नहीं दे रही थी।
कियारा की आंखें बंद देख इस बार आरोन ने कियारा के मुंह को तेजी से पकड़ा और नफरत से बोला, यू क्रेजी गर्ल आई सेड ओपन योर फकिंग आइज। आरोन ने इतनी तेज चिल्ला के कहा था, आसपास के लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया था। कियारा को भी अब सामने खड़े इंसान से डर लग रहा था। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल के आरोन से अपना मुंह छुड़ाना चाहा तो आरोन ने उसके हाथों को भी अपनी पकड़ में ले लिया। आरोन नफरत से बोला, मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो? तुम्हें लगा था अगर ये आउटफिट पहन के मेरे आइलैंड पे कदम रखोगी तो आरोन वोना बेवकूफ बन जाएगा। अटलांटिस ने चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन अफसोस इस बार भी आरोन के उनकी चाल इन पे उल्टी डाल दी। आरोन इतनी तेज चिल्ला रहा था जिससे आसपास सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। अब सबको ही इस लड़की पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी आरोन जो किसी को बोलने का मौका भी नहीं देता था, उसने अब तक कियारा को कुछ नहीं कहा था। आरोन का गुस्सा कियारा पे बढ़ता जा रहा था। उसको कियारा के आंसुओं से नफरत हो रही थी, लेकिन कियारा तो बस रोए जा रही थी। आरोन ने नफरत कियारा को घूरा और गुस्से से बोला, रिमूव योर मास्क। आरोन की बात पे भी कियारा ने कोई हरकत नहीं करी थी, लेकिन आरोन का ओरा और उसका गुस्सा देखिए कियारा की कपकपाहट तेज हो रही थी। आरोन इससे पहले कुछ कहता आर्यन ने गुस्से में कियारा के मास्क को जबरदस्ती खींच दिया था, क्योंकि अब उसको भी इस लड़की पे गुस्सा आ रहा था। जैसे ही आर्यन ने कियारा का मास्क नीचे किया, अचानक ही उसका चेहरा सबके सामने आ गया था। कियारा का खूबसूरत चेहरा, उस पे उसकी अवाकेडो ग्रीन आइज और उसके पिंक किसी चेरी जैसे होंठ, कियारा का दूध सा गोरा रंग जो रोने से हल्का सा गुलाबी हो गया था, और उसकी वो प्यारी सी नाक जो बिल्कुल लाल थी। कियारा की चादर भी अब नीचे गिर चुकी थी, उसके बाल हल्के हल्के उसके चेहरे पे आ रहे थे। वो दूर से देखने पे किसी फेरी जैसी लग रही थी। उसका वो व्हाइट गाउन जो हल्का हल्का गंदा चुका था, लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रहा था। इस वक्त जो भी कियारा को देख रहा था उसके दिल में सिर्फ ये था, क्या ये लड़की सच में है? क्या इतनी खूबसूरत लड़की सच में होती है? ऐसी लड़की तो उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। वहीं आरोन के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। अचानक आरोन ये कियारा को देखा और उसके बालों में उंगलियां उलझाते हुए बोला, ग्रेट जॉब। इस बार अटलांटिस ने मुझे रिझाने के लिए एक लड़की को भेजा है ताकि उसकी खूबसूरती देख के आरोन वोना पिघल जाए। आरोन इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था, जिसको देख के कियारा की सांसें अटक रही थी। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो तो समझ भी नहीं पा रही थी आखिर ये आदमी है कौन और क्यों उसको इतना कुछ बोल रहा है। उसकी मापी ने कहा था उसको एक औरत मिलेगी, लेकिन ये सब लोग तो अजीब से थे। उसको सबसे डर लग रहा था। उसको अब अपना वो तहखाना, अपना वो घर बहुत याद आ रहा था। कियारा को सोच में देख आरोन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आर्यन गुस्से से कियारा को देखते हुए बोला, अटलांटिस को लगता है वॉयलेट डेविल का लीडर इतना कमजोर है, उसको खूबसूरती के जाल में फांस लिया जाए। आर्यन की बात पे राघव कियारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, और ट्रेंड भी अच्छा किया है, इसको बोला होगा अपनी जुबान नहीं खोलनी। और देखो कैसे चुप खड़ी है, इसको लगता है हम इसकी मासूम सूरत देख के पिघल जाएंगे। आरोन जो सबकी बातें सुन रहा था अपनी गन को अपने सर के रब करते हुए बोला, तो अटलांटिस को लगा था तुम मेरे साथ सौड़ के मुझसे सारे राज निकलवा लोगी। रियली तुम्हारी मासूम शक्ल देख के आरोन वोना पिघल जाएगा। आरोन को लग रहा था कियारा जानबूझ के उसके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी। आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करी और कियारा के गाउन को पकड़ के अपने पास खींचा। आरोन नफरत से कियारा के मुंह में गन घुसाते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें किसी और के लिए काम करने का? बहुत शौक है तुम्हें घुसपैठियों के साथ घुसने का? अब तुम्हारा शौक आरोन वोना पूरा करेगा। जब यहाँ आई थी तो मेरे बारे में थोड़ा सा तो जान ही लेती, ज्यादा नहीं सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि फिर तुम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती। अब देखो बेवजह अपनी जिंदगी खराब कर चुकी हो। आरोन बेहद ही डरावने अंदाज से बोल रहा था, लेकिन कियारा को उससे डर नहीं लग रहा था, बस उसको घर जाना था। कियारा को खामोश देख के आरोन गुस्से से बोला, नाम क्या है तुम्हारा? आरोन की बात पे फिर से कियारा ने अपनी अवाकेडो ग्रीन आइज से आरोन को देखा और धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। कियारा की बात पे आरोन ने हैरानी से कियारा को देखा। अब आरोन गुस्से से कियारा को शूट करने ही वाला था जब अचानक कियारा उसकी बाहों में झूल गई। कियारा को बेहोश देख के सब लोग पीछे हो गए थे। आरोन जिसकी गोद में कियारा गिरी थी, अचानक कियारा को इतने करीब देख के हैरान रह गया था। आर्यन ने कियारा को देखा जो अब बेहोश पड़ी थी। आर्यन धीरे से बोला, अब इस लड़की को आरोन के कहर से कोई नहीं बचा सकता, इसने खुद अपनी मौत को न्योता दिया है। इतना कह के आर्यन ने आरोन के कांधे पे हल्का सा हाथ रखा और धीरे से बोला, मुझे लगता है इस लड़की को यही फेंक देना चाहिए। वैसे भी इस जैसी लड़की को हम कैसे यूज करेंगे जो खुद के पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। आर्यन की बात पे आरोन ने कियारा को अचानक जमीन पे छोड़ दिया था, जिससे कियारा नीचे गिर गई थी, क्योंकि आरोन को अपने आसपास ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते थे।
राघव जो कि कियारा को देख रहा था धीरे से बोला, मुझे लगता है जैसा हम समझ रहे हैं शायद वैसा नहीं हो, मेरा मतलब है ये लड़की कोई और हो, तुम्हें नहीं लगता आरोन? रूहेल राघव की बात पे गुस्से से बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अटलांटिस इतने बेवकूफ दिखते हैं। इस बार तो उन्होंने सबसे बड़ी चाल चली है, जानबूझ के इस लड़की को इतना समझा के भेजा है, बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ है, तभी तो ये अपना मुंह नहीं खोलती। रूहेल की बात पे आरोन गौर से कियारा को देखते हुए बोला, यू आर राइट, इस बार अटलांटिस की सबसे बड़ी चाल उन पे ही उल्टी पड़ेगी, उनको लगता है ये लड़की मुझे ट्रैप करेगी। अब देखना इसका मैं क्या हाल करूंगा। आरोन वॉर्नर के पास आके इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है, इतना कह के आरोन ने अपने पीछे खड़े गार्ड को देखा। आरोन का इशारा पाके गार्ड ने अपने पास खड़ी लेडी गार्ड को इशारा करा और थोड़ी देर में ही वो लोग कियारा को उठा के ले गए थे। कियारा के जाने के बाद आरोन पीछे देखते हुए बोला, इस शिप की एक एक चीज सामने वाले रूम में रखवा दो और उसके बाद इस शिप को आग के हवाले कर देना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और हाँ, जितने भी लोग बचे हैं सबको उस शिप में डाल के उसके बाद आग लगाना, सब के सब मरेंगे सिर्फ उस लड़की को छोड़ के। अब मेरी उससे दुश्मनी सिर्फ अल्तातिस की वजह से नहीं रही, आज उसने मुझे भी डिसरिस्पेक्ट किया है और इसकी सजा भी उसको मिलके रहेगी। इतना कह के आरोन वापस पलट गया था जब आर्यन जल्दी से उसके आगे आते हुए बोला, आखिर क्यों आरोन? वो लड़की भी इन घुसपैठियों के साथ आई है ना, आज तुम अपनी ही बात से कैसे मुंह मोड़ सकते हो? जो भी बाहर से इस आइलैंड की जमीन पे आया है तुमने उसके टुकड़े करके उसको भेजा है, तो आज ये लड़की और इस लड़की को हम इतनी आसानी से छोड़ देंगे तो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देगी। आर्यन की बात पे आरोन ने गुस्से से आर्यन को देखा और अपनी गन निकाल के उसके हाथ पे शूट कर दिया, लेकिन गोली लगने के बाद भी आर्यन ने कुछ नहीं कहा था, जैसे उसको इन सब की आदत हो। आर्यन ने गोली लगते ही अपना सर झुका लिया था। आरोन गुस्से से आर्यन के सर पे अपनी गन रखते हुए ठंडी आवाज से बोला, जब तक कहा ना जाए बकवास मत करा करो, समझे? और तुम्हें मैं इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? इतना बेवकूफ हूँ मैं जो किसी को अपनी ही जमीन पे आके जिंदा वापस जाने दूं? मौत तुम्हें कोई सजा नजर आती है? मौत से सिर्फ कुछ पल इंसान तड़पता है, लेकिन उसको जो सजा मिलेगी वो उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। लेकिन आरोन वॉर्नर उसको मरने नहीं देगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अटलांटिस से मीटिंग है और उस मीटिंग में आरोन वॉर्नर उनकी भेजी स्लट को उनके सामने ही पेश करेगा। इतना कह के आरोन ने अपनी गन आर्यन के सर से हटाई और सामने की तरफ देखते हुए बोला, उस लड़की को अंधेरे कमरे में डाल दो, उसको मेरे लिए भेजा गया था ना, तो उसको सजा भी मैं ही दूंगा। इतना कह के आरोन अपने मैंशन की तरफ चला गया था। आरोन के जाने के बाद रूहेल जल्दी से बोला, यार मुझे लगता है गॉड ने इस लड़की की किस्मत ज्यादा ही बुरी कर दी, जिसको आरोन सजा देता है उसको तो दुनिया में ही हेल के दर्शन हो जाते हैं, और आज इस लड़की के लिए मुझे सच में बुरा लग रहा है। रूहेल की बात पे राघव जल्दी से बोला, यही तो पॉइंट है यार, मुझे लगता है वो लड़की शायद गलत ना हो जितना हम उसको समझ रहे हैं यार, आरोन उसको खुद सजा देगा। मुझे सोच के भी डर लग रहा है। राघव की बात पे आर्यन अपनी शर्ट को फाड़ के अपने हाथों पे बांधते हुए बोला, आरोन सही कर रहा है। नफरत होती है मुझे उस लड़की से, देखा तुमने कैसे मासूम शक्ल बना के हमारे आइलैंड पे आए हैं। और वैसे भी आरोन सही कहा रहा था, अगर वो उसको मौत की सजा देता तो जरूर ये उसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं होती, लेकिन ये दूसरी ऐसी इंसान है जो हमारे आइलैंड पे आए हैं और आरोन की सजा की हकदार बनी है। इतना कह के आर्यन ने राघव को घूर के देखा तो राघव नजरें चुराता हुए रूहेल को देखने लगा था, क्योंकि आर्यन और रूहेल मन कर रहा था उस लड़की को मार के इस समंदर में ही फेंकवा दे। लेकिन आरोन की वजह से दोनों चुप थे, पर राघव तो उल्टा उस लड़की को ही सपोर्ट कर रहा था। वहीं कियारा को एक अंधेरे कमरे में लाके फेंक दिया गया था। कियारा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था, सुबह भी उमा की बात सुन के उसकी भूख ही मर गई थी, और अब ये अजीब से इंसान उसको पता नहीं क्या समझ रहे थे। कियारा बेहोशी में अपने पैर रगड़ रही थी, कियारा की आंखें सूज गई थी, उसके चेहरे पे आरोन के हाथों के गहरे निशान थे, लेकिन फिर भी कियारा के दिल में एक ही बात थी, वो कैसे भी अपनी मापी से मिल ले, क्योंकि एक उसकी मापी ही तो थी जो उसको इस दुनिया के बुरे लोगों से बचा के रखती थी। लेकिन अब तो पता नहीं वो अपनी मापी को कब देखने वाली थी, क्योंकि अब वो डेविल की कैद में फंस गई थी, जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। स्टडी रूम आरोन अपनी चेयर पे बैठा उसको तेज तेज रोल कर रहा था। उसके सामने उसका फोन पड़ा हुआ था और उसकी गन उसके सर पे थी, जिसको वो हल्की हल्की घुमा रहा था। थोड़ी देर बाद आरोन का फोन बजा तो आरोन ने अपनी चेयर वहीं रोक दी और अपने फोन को गौर से देखने लगा, और अगले ही पल उसने फोन रिसीव करके स्पीकर पे डाल दिया था।
अब फिर से वो अपनी चेयर रोल करने लगा था। आरोन कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन सामने वाला इंसान अपनी डरी सी आवाज में धीरे से बोला, प्रेसिडेंट आप सही थे, अटलांटिस ने सुबह ये शिप आपको ट्रैप करने के लिए भेजा था और उस शिप में एक लड़की भी थी जो अटलांटिस की सबसे खूबसूरत मॉडल है और उसको ही आपको ट्रैप करने के लिए भेजा गया था। यहाँ से पता चला है वो लड़की इतनी खूबसूरत है, उसके साथ सोने के लोग बिलियन डॉलर तक देते हैं, लेकिन अभी तक उस लड़की को किसी ने नहीं छुआ क्योंकि उसको खास आपके लिए ही तैयार किया गया है। इतना कह के सामने वाला आदमी चुप हो गया था। आरोन जो गौर से उस आदमी की बात सुन रहा था, इस बार उसने फिर से अपनी चेयर रोकी और फोन काट के वापस उसको उसकी जगह पे रख दिया। आरोन कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसकी नसें फिर से दिखने लगी थी क्योंकि उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी आखिर कैसे उसके है आइलैंड पे कोई लड़की उसको ट्रैप करने आ सकती है, और आ भी गई तो वो लड़की उसको ही रेस्पेक्ट नहीं दे रही थी, अपने सामने अपनी मौत को देख के डर नहीं रही थी। ये बात बिल्कुल भी आरोन से डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसको कियारा पे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आरोन ने अपनी गन नीचे करी और अपना सर चेयर पे टिकाते हुए छत को देखते हुए अपने होंठ सिकोड़ते हुए बोला, पुअर गर्ल अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो, अपनी मौत के बहुत करीब हो, तुम्हारे साथ खेलने में और तुम्हें तड़पाने में अब अलग ही मजा आएगा। बहुत शौक था मेरे बेड तक आने का, अब तुमसे बेड से उठा भी नहीं जाएगा। आरोन वॉर्नर का टॉर्चर अब तुम्हें हर दिन अपनी मौत के करीब ले जाएगा, तुम उन सबके लिए एक मिसाल कायम करोगी जो भी यहाँ तक आने के बारे में सोचता है। ये कह के आरोन फिर से मुस्कुराने लगा था। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस। कल से ये वक्त आ गया था, उमा को कैदखाने में डाला हुआ था। ना उसको पीने के लिए पानी दिया था और ना ही खाने के लिए खाना। उमा अभी भी जमीन पे लेटी सिर्फ कियारा के बारे में सोच रही थी जब उसको अपने पैर के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उमा ने हल्की सी आंखें उठा के ऊपर देखा तो एक धुंधली सी परछाई नजर आने लगी। उमा का अब तक मार मार के बुरा हाल कर दिया गया था, इसलिए उसको फिलहाल ये भी होश नहीं था उसके पास कोई आया है। उमा को इस हालत में देख के सामने खड़ी परछाई धीरे से उमा के पास बैठी और उसका सर अपने गोद में रख के उसके मुंह से पानी की बोतल लगा दी। मुंह के पानी जाके उमा की हल्की सी आंखें पूरी खुल गई थी और सामने बैठी अंजू को देख के उसके दिल में उम्मीद की किरण जाग गई थी। उमा जल्दी से अंजू से लिपट गई थी, अंजू ने भी उमा को गले लगा लिया था। उमा को देख के अंजू जल्दी से बोली, ये आपके अपना क्या हाल बना लिया, कैसी हालत हो रही है आपकी। उमा पानी की पूरी बोतल खाली कर गई थी क्योंकि वो भी कल से भूखी प्यासी थी। अब जाके उमा को अपने आसपास की चीजों का अंदाजा हुआ था। उमा जल्दी से अंजू को पकड़ते हुए बोली, मेरी किया, मेरी बच्ची वो ठीक है ना, उसको तुम्हें सही जगह पे पहुंचा दिया था ना। अंजू उमा को शांत करते हुए धीरे से बोली, आप चिंता मत करो कियारा तो अब इस देश से और इन लोगों से बहुत दूर निकल चुकी है, वो अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून का सांस ले रही होगी, लेकिन मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। अंजू की बात पे उमा धीरे से बोली, ये मुझे नहीं मारेंगे क्योंकि मैं ही तो हूँ जो इनके कितने राज जानती हूँ, कियारा का पता जानती हूँ, ये मुझे इतनी आसानी मरने नहीं देंगे और इसका ही फायदा उठा के मैंने अपनी किया को यहाँ से दूर भेजा है। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? उमा की बात पे अंजू जल्दी से बोली, बहुत लंबी कहानी है, आपको आराम से बताऊंगी, अभी तो आपको मैं ये खाना देने आए हूं। मैंने महल के लोगों से सुना है आपको कल से कुछ खाने पीने को नहीं दिया, इसलिए मैं बस यहाँ कुछ खाने को ले आई। अंजू ने कहते हुए अपने साड़ी के पल्लू से एक टिफिन निकाल के उमा के आगे कर दिया तो उमा धीरे से बोली, नहीं अंजू, जब तक मुझे मेरी किया की खैर खबर नहीं मिल जाती मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी, पानी तो मैंने जिंदा रहने में लिए पी लिया लेकिन अब खाना नहीं। इतना कह के उमा दूसरी तरफ देखने लगी थी, तभी अंजू जल्दी से उमा के सामने बैठते हुए बोली, आपको किया की कसम, अगर आपने कुछ नहीं खाया तो उसके बारे में कौन सोचेगा। अंजू की बात पे उमा ने अपनी भीगी पलकें उठाई और खाने का टिफिन उससे ले लिया क्योंकि वो अपनी किया आगे किसी की नहीं सुनती थी। कुछ देर बाद अंजू थोड़ी सी बात करके चली गई थी और उमा फिर से अपनी आंखें बंद करके बैठ गई थी। उसको अब कैसे भी उस जगह बात करनी थी जहां उसने अपनी किया को भेजा था। स्काई आइलैंड शाम हो चुकी थी, सूरज डूबने लगा था, लेकिन कियारा को होश नहीं आया था। आरोन जो कि अपने लेपर्ड के पास बैठा था इस बार चिल्लाते हुए बोला, वो यहाँ टूरिस्ट बन के आए हैं, किसी होटल में आए हैं। उसकी बात पर गार्ड ने जल्दी से नामे सर हिलाया तो आरोन गुस्से से उठते हुए बोला, मुझे 1 घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कह के आरोन अपने लेपर्ड को लेके उस कमरे में चला गया था जहां कियारा को रखा गया था। उसको जाता देख गार्ड कियारा के लिए अफसोस से सर हिलाने लगा था क्योंकि कोई भी आदमी इस आइलैंड के किसी भी मेंबर के हाथों सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अगर कोई आरोन की क्रुएलिटी देख लेता था तो वो खुद ही मर जाना पसंद करता था। आरोन की सजा से सब डरते थे। वहीं आरोन ने गुस्से से दरवाजा खोला और कियारा के सामने वाली कुर्सी पे जाके बैठ गया। आरोन के अंदर आते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया था और उसका व्हाइट लेपर्ड किसी भूखे की तरह कियारा को देख रहा था।
कियारा को बेहोश देख के आरोन ने अपनी तिरछी नजरों से कियारा को देखा और अपने व्हाइट लेपर्ड को कुछ इशारा किया। आरोन का इशारा पाके वो लेपर्ड चुपचाप बैठ गया था। अब आरोन कियारा को देखने लगा था। कियारा का गाउन उसके पैरों से हल्का सा ऊपर उठ गया था, जिससे कियारा की गोरी लंबी टांगे साफ नजर आ रही थी। कियारा इतनी गोरी थी, नीचे लेटने की वजह से उसकी बॉडी हल्की लाल हो गई थी। कियारा बेहोश पड़ी थी। अब आरोन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने साइड में रखा पानी का जग उठाया और पूरा का पूरा कियारा के ऊपर पलट दिया। अपने ऊपर ठंडा पानी महसूस करके कियारा की आंखें अचानक खुल गई थी। उसको सांस लेने भी दिक्कत होने लगी थी। कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और आसपास देखते हुए जोर से चिल्ला के अपनी मापी को याद करने लगी थी। कियारा के मुंह से कुछ और शब्द सुन के आरोन अपने घुटनों के बल बैठ गया था। उसने धीरे से कियारा के बालों को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए गुस्से से बोला, बहुत शौक है ना लोगों को रिझाने का। कैसा हो अगर तुम मेरी मिस्ट्रेस बन के यहाँ रहो और तुम्हारे इस खूबसूरत से बदन को मैं नोच नोच के तुम्हें मार दूं। आखिर यही तो चाहती थी ना, तुम मेरे बिस्तर पर आना चाहती थी ना, मेरे साथ सोना चाहती थी ना, तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी जरूर होगी। इतना कह के आरोन ने झटके से कियारा के बाल छोड़ दिए। कियारा आरोन की बात पे आंखें उठा के उसको देखने लगी थी। वो तो जानती भी नहीं थी सामने खड़ा आदमी कैसी बातें कर रहा था, कैसे नाम ले रहा था। अगर वो आरोन वॉर्नर को जानती होती या उसकी क्रूएलिटी के बारे में जानती होती तो वो यहाँ आने से पहले उस गहरे समंदर में कूदना ज्यादा पसंद करती, लेकिन यहाँ आके उसने सबसे बड़ी गलती करी थी। अब आरोन वॉर्नर उस पे रहम तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाला था, क्योंकि रहम तो उसके अंदर था ही नहीं। आरोन की बात के कियारा ने अपनी अवाकेडो आइज ऊपर उठाई और धीरे से बोली, कौन है आप? मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए मुझे। कियारा की बात पे आरोन की आंखें छोटी छोटी हो गई थी। उसने नफरत से कियारा को घूरा और गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं जो तुम्हें खाने को कुछ दूंगा, और ये नाटक अब कब तक चलेगा? हाँ, आरोन कियारा की गर्दन पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला तो कियारा खांसने लगी थी। आरोन ने कियारा के मुंह को टाइट पकड़ा और गुस्से से बोला, नाम क्या है तुम्हारा? आरोन की बात पे कियारा बस मुंह से आवाज निकालने लगी थी। कियारा को देख के आरोन ने झटके से उसका मुंह छोड़ दिया था। अब फिर से कियारा की नाजुक स्किन रेड हो गई थी। कियारा धीरे से दीवार के सहारे लग गई थी। उसको अब सच में आरोन से डर लगने लगा था। वो आरोन को अजीब नजरों से घूर रही थी। कियारा को खुद को देखता पाके आरोन कियारा के करीब जाके उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए गुस्से से बोला, आंखें नीची करो। आरोन की बात पे कियारा ने अभी भी अपनी आंखें नीची नहीं करी थी। इस बार आरोन अपना हाथ कियारा के साइड में दीवार पे मारते हुए बोला, सुना नहीं तुमने? आंखें नीची करो। आरोन इतनी तेज चिल्लाया था। अब कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। आरोन कियारा को देख के धीरे से मुस्कुराया और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, तो तुम्हें मेरी करीबी अब पसंद नहीं आ रही? आखिर ये नहीं चाहिए था तुम्हें? आरोन की बात पे कियारा ने अपनी आंखें और ज्यादा तेजी से बंद कर ली थी। इस बार आरोन अपनी गन कियारा ने चेहरे पे फेरते हुए प्यार से बोला, कम ऑन, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है माय स्वीट स्टॉकर। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। कियारा की बात पे आरोन ने अपनी गन कियारा के होंठों पे रोक दी थी। अब आरोन गौर से कियारा के चेहरे को देखने लगा था। अब तक उसने पहली बार कियारा के चेहरे को गौर से देखा था। कियारा के चेरी जैसे होंठ फड़फड़ा रहे थे, उसकी आंखें बंद थी और उसपे उसकी घनी पलकें आराम कर रही थी। उसका गुलाब रंग चेहरा जो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा। आरोन धीरे से कियारा के चेहरे को देखते हुए बोला, सच में अटलांटिस ने इस बार बड़ी अच्छी चाल चली है। कियारा आरोन के अंदर एक सिहरन सी पैदा कर रही थी, वरना खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आरोन ने देखी थी, लेकिन उसको किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसको नफरत होती थी ऐसी लड़कियों से जो उसको रिझाने आती थी। आरोन का चेहरा ही ऐसा था जिसको एक बार लड़कियां देख ले तो उसके कदमों में बिछने को तैयार रहती थी। लेकिन आरोन को किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी मस्कुलर बॉडी और ब्रॉड चेस्ट जो किसी को भी अपना दीवाना बना देती थी। अभी उसकी ग्रे शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। लेकिन कियारा ऐसी पहली लड़की थी जिसकी वजह से आरोन के अंदर कुछ तो हुआ था। आरोन को कोई हरकत करते ना देख कियारा ने धीरे से अपनी अवाकेडो ग्रीन आइज खोली तो आरोन धीरे से कियारा के होंठों पे गन को दबाते हुए बोला, क्लोज योर आइज लिटिल स्टॉकर। आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब आरोन अपनी गन को नीचे की तरफ ले जाते हुए बोला, योर नेम। कियारा के अंदर अजीब से एहसास पनप रहे थे। उसकी बॉडी में हलचल सी हो रही थी। कियारा की आंखें फड़फड़ा रही थी। वो पहली बार किसी अपोजिट जेंडर से मिली थी, और वो भी इतने हैंडसम आदमी से जिसको सिर्फ देखने के लिए दुनिया की लड़कियां तड़पती थी।
आरोन अपनी गन अब कियारा की ब्यूटीफुल ब्रेस्ट पे घुमा रहा था। कियारा की आंखें फिर से फड़फड़ाने लगी थी, उसकी सांसें हल्की तेज थी। आरोन ने अपनी गन पे अपनी नजर गड़ा के उसको रोल करते हुए बोला, योर नेम लिटिल स्टॉकर। कियारा समझ गई थी आरोन उससे उसका नाम जानना चाहता है। आरोन की हरकत कियारा को पागल सा कर रही थी, उसको खुद भी नहीं पता था ये कैसा एहसास था। कियारा धीरे से अपनी लड़खड़ाती आवाज में आरोन को देखते हुए बोली, किया कियारा। काफी देर बाद कियारा ने डर डर के अपनी जुबान से शब्द पूरे करे थे। आरोन ने कियारा के नाम पे अपनी गन वहीं रोक दी थी और अचानक ही आरोन कियारा से दूर हो गया था, क्योंकि अब उसके अंदर भी एक गर्मी सी पनप रही थी और वो उस लड़की को टॉर्चर करने यहाँ आया था, ना कि इसको प्लेजर देने। कियारा को जब अपने आसपास अट्रैक्टिव फ्रेगनेंस आनी बंद हो गई तब जाके कियारा ने अपनी आंखें खोली तो फिर से आरोन सामने वाली चेयर पे बैठा था। उसके एक हाथ में गन थी और दूसरा हाथ चेयर पे था। वो अब इंटेंस नजरों से कियारा को घूर रहा था। कियारा ने सामने देख के धीरे से अपनी गर्दन झुका ली, उसको सच में बहुत तेज भूख लगी थी। आरोन कियारा को घूरते हुए अपना हाथ ऊपर उठा के बोला, कम ऑन बैड बॉय मीट हर। आरोन के इतना कहते ही उसका लेपर्ड जो बड़े आराम से बैठा था अचानक कियारा की तरफ बढ़ने लगा था और आरोन कियारा के रिएक्शन को देखने लगा था। कियारा पहले तो उस लेपर्ड को देख के बहुत ज्यादा खुश हुई थी, लेकिन जब उसने उसकी खूंखार नजरें देखी थी तब जाके कियारा को एहसास हुआ था सामने खड़ा जानवर उसका दोस्त नहीं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। कियारा ने सामने देखा और जल्दी से आरोन को देखते हुए बोली, मुझे घर जाना है प्लीज। किया ने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं चुराया, कुछ नहीं खाया, मैं नहाने भी नहीं गई। कियारा उल्टी सीधी बातें बोल रही थी। जब आरोन हैरानी से कियारा को देख रहा था, आरोन ने अपनी गन उठाई और कियारा की तरफ करते हुए बोला, अगर तुमने अपनी जुबान बंद नहीं करी तो इस गन में जितनी भी बुलेट है तुम्हारे अंदर उतारने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। आरोन की बात पे कियारा ने डर के सामने देखा और जल्दी से अपने सांसों पे काबू करते हुए बोली, प्लीज इसको दूर करो, प्लीज प्लीज। कियारा को तड़पते देख आरोन मुस्कुरा के बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन उसके बाद तुम मुझे सब सच बताओगी, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुन के ज्यादा अच्छा लगेगा जब तुम अपनी ये मासूमियत छोड़ोगी। ये सब आरोन ने अपने दिल में कहा था। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, ठीक है मैं बताऊंगी, पर पहले इसको मुझसे दूर करो। कियारा की बात पे आरोन डेविल स्माइल से अपने लेपर्ड को देखते हुए बोला, कम बिग बैड बॉय। आरोन के कहते ही लेपर्ड कियारा को घूर के धीरे धीरे पीछे आने लगा था। जैसे ही लेपर्ड कियारा से दूर हुए अचानक कियारा भाग के आरोन के गले लग गई थी। ये सब इतना अचानक हुआ था, आरोन को भी समझने का मौका नहीं लगा था। आरोन के होंठों के पास कियारा की ब्यूटीफुल नेक आ गई थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरोन धीरे धीरे कियारा की नेक को स्निफ करने लगा था और जैसे ही आरोन अपनी ब्राउन लिप्स से कियारा की गर्दन को छूने वाला था अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कियारा को दूर धक्का दे दिया था। कियारा अचानक संभल नहीं पाई थी और दीवार से जा लगी थी। आरोन गुस्से से कियारा की तरफ बढ़ के उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला, ओह सो यू आर ट्राइंग टू सेड्यूस मी। हाँ, इतने गट्स हैं तुम में। ओह आई रिमेंबर, तुम्हें तो यहाँ भेजा ही इसलिए गया है ताकि आरोन वॉर्नर के साथ सो सको, है ना। आरोन नफरत से बोला, जबकि कियारा का पूरा फेस रेड हो चुका था क्योंकि आरोन ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था। आरोन गुस्से से कियारा के करीब आके बोला, ये मौका भी तुम्हें जल्द ही मिलेगा लिटिल स्टॉकर, बहुत जल्दी, क्योंकि जिस लिए तुम आए हो वो चीज तुम्हें दी जाएगी, लेकिन आरोन वॉर्नर के स्टाइल में। तुम्हें जो दर्द मिलेगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। एंड सी हाउ स्मार्ट यू आर। तुमसे मैंने तुम्हारे आने की वजह जानी और तुम मुझसे चिपक गई ताकि मुझे सिड्यूस कर सको, लेकिन लिटिल स्टॉकर आरोन वॉर्नर के साथ खेलना इतना आसान नहीं, क्योंकि आरोन वॉर्नर के साथ खेल के और उसकी कैद में आके तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। इतना कह के आरोन धीरे धीरे कियारा की तरफ बढ़ने लगा था। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस। उमा अभी भी जमीन पे बैठी हुई थी, लेकिन अंजू की वजह से अब उसमें इतनी तो ताकत थी वो बैठ सके। अभी उमा कुछ सोच ही रही थी जब उसको अपने पीछे से किसी की आवाज महसूस हुई। अंजू फिर से उसके पास आ गई थी। अंजू को देख उमा जल्दी से बोली, अंजू तू सुबह ही तो आई थी ना, क्यों बार बार आके उनको शक करने का मौका दे रही है। उमा की बात पे अंजू जल्दी से उसके आगे टिफिन करके बोली, मैं आपको भूखा नहीं छोड़ सकती, वैसे भी आप शायद भूल गई आपने मेरे ऊपर कितना एहसान किया है और अब मेरी बारी आई तो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। अंजू की बात पे उमा जल्दी से बोली, नहीं अंजू, एक तुम ही तो मेरा सहारा हो, अगर तुम भी इन लोगों के हाथ लग गई तब क्या होगा। तुमने कुछ सोचा है। अंजू अपने हाथों से उमा को खाना खिलाते हुए धीरे से बोली, आप फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूंगी, लेकिन आप बताओ अगर मेरे लिए कोई काम हो तो। अंजू की बात पे उमा के दिमाग में कुछ आया था और उमा ने जल्दी से अंजू का हाथ पकड़ लिया।
उमा धीरे से अंजू की बात पे कुछ सोचते हुए बोली, तुम मेरा एक काम करना अंजू, तुम बस मेरी किया के बारे में पता कर लेना, वो ठीक है, वो अच्छे से पहुंच गई, ये सब पूछ के मुझे बता देना।